अध्याय इवो जिमा की लड़ाई। प्रशांत युद्ध में एक निर्णायक टकराव 19 फरवरी 1945 से 26 मार्च 1945 तक चली। भीषण लड़ाई ने द्वीप को बंजर भूमि में बदल दिया। इस भीषण संघर्ष में अमेरिकी सेना को 6,821 मौतें हुईं और 21,865 घायल हुए, जबकि जापानी सेना ने 22,703 सैनिकों को खो दिया और केवल 1,083 ने आत्मसमर्पण किया। लड़ाई के बीच मरीन कोर के सार्जेंट रुद्र ने असाधारण साहस दिखाया और कथित तौर पर 1 दर्जन से अधिक दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। एक महत्वपूर्ण हमले में अपने दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्हें सीने में गोली मार दी गई। जब वह जागा तो उसने खुद को एक अस्पताल के जहाज पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करते हुए पाया। किसी को भी पता नहीं था कि जॉन का शरीर एक अलग समय की आत्मा का नया मेजबान बन गया था। 1921 में जन्मे रुद्र युद्ध के दौरान 24 साल के थे। अनाथ और केवल हाई स्कूल की शिक्षा के साथ उसने सेना में 5 साल बिताए थे। कई लड़ाइयां लड़ी जिससे उसका चरित्र कठोर हो गया। अब उसके शरीर में अलग अलग युगों की 2 आत्माएं थी जो रहस्यमय तरीके से एक में विलीन हो गई। कुछ प्रारंभिक भ्रम के बाद रुद्र ने अंततः अपनी नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। जहाज पर काव्या नाम की एक नर्स उसकी देखभाल करती थी। जहाज पर सवार कई नर्सों में से वह सबसे कम उम्र की और सबसे प्रभावशाली थी। उसने उसकी पट्टियां बदलने, उसके घावों को आयोडीन से साफ करने, सल्फर पाउडर लगाने और उन्हें सावधानी से धुंध में लपेटने में मदद की। सार्जेंट रुद्र, मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में अपने पैरों पर वापस आ जाएंगे, काव्या ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया। धन्यवाद मिस काव्या, रुद्र ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद घायल सैनिकों से भरा अस्पताल जहाज पर्ल हार्बर के लिए रवाना हुआ। रुद्र को अपनी चोटों के बारे में कुछ अजीब लगा। हालांकि शुरू में गंभीर, उसकी रिकवरी उल्लेखनीय रूप से तेज लग रही थी। संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। कुछ ही दिनों में पपड़ियां बन गई और 10 दिनों के भीतर घाव ज्यादातर ठीक हो गया। केवल एक निशान रह गया। उनके ठीक होने में लगने वाला समय एक सामान्य सैनिक के लिए अपेक्षित समय से आधे से भी कम था। यह अनिश्चित होने पर कि अन्य लोग कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रुद्र ने इस असामान्य उपचार क्षमता को अपने तक ही सीमित रखा, यह संदेह करते हुए कि यह 2 आत्माओं के रहस्यमय विलय के कारण हो सकता है। उनके दिमाग में 2 पहचानों के मेल से मानसिक भ्रम और चक्कर आने लगे। मदद मांगते हुए रुद्र ने जहाज के मेडिकल स्टाफ से बात की। हालांकि वह अपनी अनोखी स्थिति के बारे में ठीक से नहीं बता सका। उन्होंने कुछ राहत की उम्मीद करते हुए अपने लक्षणों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। मुख्य रूप से सर्जरी और शारीरिक चोटों पर ध्यान केंद्रित करने वाली मेडिकल टीम ने सुझाव दिया कि रुद्र युद्ध से संबंधित तनाव या आघात से पीड़ित हो सकता है, जो गहन युद्ध से लौटने वाले सैनिकों में आम है। डॉक्टर ने कुछ शामक दवाएं दी और हवाई पहुंचने के बाद एक मनोरोग सुविधा में आगे के मूल्यांकन की सिफारिश की। जहाज में हलचल होने के कारण नर्सें हमेशा व्यस्त रहती थीं। जैसे ही रुद्र की हालत में सुधार हुआ, उसने खाली समय में काव्या की सहायता करना शुरू कर दिया। उनकी मदद से उनका काम का बोझ कम हो गया और वह जल्द ही स्वस्थ हो रहे सैनिकों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। लगभग 2 सप्ताह के बाद जहाज अंततः पर्ल हार्बर पर रुका। मेडिकल स्टाफ सहित घायलों को उतारा गया। रुद्र का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और जबकि डॉक्टर ने उसकी उल्लेखनीय शारीरिक स्थिति में सुधार देखा, लेकिन घायल सैनिकों की भारी संख्या के बीच इसने बहुत कम ध्यान आकर्षित किया। जहाज के डॉक्टर से एक नोट लेकर रुद्र मनोरोग विभाग में चला गया। एक संक्षिप्त मूल्यांकन के बाद उन्हें अभिघातज के बाद के तनाव का निदान किया गया और 1 महीने के आराम और मनोवैज्ञानिक उपचार की सिफारिश की गई। अपने प्रवास के दौरान रुद्र का अक्सर काव्या से सामना होता था। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और उसने खुद को उसके हंसमुख व्यवहार और उसके मुस्कुराने पर पड़ने वाले डिंपल की ओर आकर्षित पाया। एक शाम उसने काव्या को होनोलुलु शहर में रात्रि भोज पर शामिल होने के लिए कहा। अपने भोजन के बाद वे ठंडी हवा और लहरों की सुखद ध्वनि का आनंद लेते हुए रेतीले समुद्र तट पर चले। उस रात अस्पताल लौटने के बजाय वे पास के एक होटल में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक साथ एक यादगार और अंतरंग शाम बिताई। अगली सुबह काव्या अपने कर्तव्यों पर लौट आई, जबकि रुद्र वहीं रह गया। उसे अपनी मानसिक स्पष्टता में उल्लेखनीय सुधार महसूस हुआ। उसे कहीं यह पढ़ना याद आया कि प्यार और साथ साथ रहना मनोवैज्ञानिक घावों के लिए शक्तिशाली उपचार हैं, और वह इस पर विश्वास करने लगा। वह बाथरूम में गया और दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने लगा। 6 पैक एब्स, मजबूत जॉवाइन और भेदी आंखों वाला एक मांसल व्यक्ति उसे घूर कर देख रहा था। उसकी कठोर उपस्थिति और प्राकृतिक आकर्षण ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया था।
और अब उसे समझ में आया कि महिलाएं उसे इतना आकर्षक क्यों लगती थी। इलाज के पूरे महीने भर रुद्र और काव्या का मिलना जुलना जारी रहा। उन्होंने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया और वह कभी कभी अपनी नर्स की वर्दी में एक सफेद टोपी और मोजा के साथ दिखाई देती थी जो रुद्र को अनूठा लगता था। हालांकि अच्छे समय अक्सर क्षणभंगुर होते हैं। एक दिन एक लेफ्टिनेंट ने रुद्र की तलाश की। सार्जेंट रुद्र, आपकी शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ है और कमांड आपको सक्रिय ड्यूटी पर फिर से नियुक्त करने के लिए तैयार है। रुद्र ने तुरंत मना कर दिया। भविष्य की एक आत्मा के अब उसका हिस्सा होने के कारण उसे अग्रिम पंक्ति में लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। युद्ध अप्रत्याशित और खतरनाक था और उसके तेजी से ठीक होने के बावजूद वह जानता था कि वह अजेय नहीं था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब सेना से सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। उन्होंने मनोचिकित्सक से मुलाकात की और दावा किया कि उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर है। डॉक्टर ने उसके लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का निदान किया, जिससे रुद्र को आधिकारिक तौर पर सेवा छोड़ने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों बाद रुद्र को मामूली पेंशन और उसकी सेवा के लिए प्रशंसा मिली। काव्या को विदाई देने के बाद वह लॉस एंजलिस जाने वाले एक जहाज पर चढ़ गया। इस बात को लेकर अनिश्चित था कि आगे क्या होगा। अपनी यात्रा के दौरान रुद्र ने इस दुनिया और अपनी याद की दुनिया के बीच कई विसंगतियां देखी। कुछ चीजें परिचित थीं, फिर भी कई चीजें अजीब तरह से भिन्न थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने याद किया कि हैरी एस ट्रूमैन को अमेरिकी राष्ट्रपति होना चाहिए था, लेकिन इतिहास के इस संस्करण में जॉनसन नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पद संभाला। उसके चारों ओर की दुनिया परिचित स्थलों और अजीब नए विकास का मिश्रण थी। एक स्थानीय समाचार पत्र में उन्होंने न्यूयॉर्क में अपराध सरगना वीटो रणवीर के बारे में पढ़ा, जो अपनी बेटी की शादी का जश्न मना रहा था। यह कहानी बिल्कुल द गॉडफादर के कथानक के समान लग रही थी। एक अन्य लेख में उन्होंने अल कैपोन को FBI के आरोपों के एक और दौर का सामना करने के बारे में पढ़ा और एक अलग लेख में अटलांटिक सिटी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति नकी थॉम्पसन को कर चोरी के लिए सजा सुनाए जाने का वर्णन किया गया था। काल्पनिक पात्रों और कथानकों के साथ अस्वाभाविक समानता ने रुद्र को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वह एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गया है जहां कहानियां और वास्तविकता आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने इस नई दुनिया को समझने और अपने अगले कदमों का पता लगाने में अपना समय लगाने का फैसला किया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर रुद्र ने ऑरेंज काउंटी के एक छोटे से शहर में बस ली, जहां उन्होंने एक मामूली अपार्टमेंट किराए पर लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक स्थानीय शराबखाने में बारटेंडर की नौकरी मिल गई। उनकी शिफ्ट दोपहर बाद शुरू होती थी, जिससे उनकी सुबह खाली रहती थी। उन्होंने एक अनुशासित दिनचर्या बनाए रखी, सुबह की सैर के लिए जल्दी उठना। पास में ही एक बॉक्सिंग जिम था जहां रुद्र ने अपनी शारीरिक स्थिति सुधारने के लिए दाखिला लिया था। उन्होंने अपनी ताकत और सहनशक्ति पर काम करते हुए नियमित रूप से अभ्यास किया। हालांकि उन्हें कुछ प्रकार की विशेष योग्यताओं की आशा थी, जैसा कि उनकी याद आने वाली कई कहानियों में दर्शाया गया है। उन्होंने पाया कि उनका मुख्य लाभ उनकी असाधारण पुनर्प्राप्ति दर थी। जिन चोटों को ठीक होने में आमतौर पर कई हफ्ते लग जाते थे, वे रातों रात ठीक होने लगती थी। इस असामान्य लचीलेपन ने उन्हें अपने प्रशिक्षण में बढ़त दिलाई। एक अभ्यास सत्र के दौरान रुद्र को पसली में चोट लग गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से ठीक होकर जिम में वापस आ गए। ऐसा लगता है कि उनकी त्वरित प्रतिक्रियाएं और गहन ध्यान भी उनके दोहरे अस्तित्व से तेज हो गए थे। समय के साथ रुद्र जिम में शीर्ष सेनानियों में से एक बन गया और प्रशिक्षकों और अपने साथियों दोनों से सम्मान अर्जित किया। अपनी बढ़ती प्रतिभा के बावजूद रुद्र ने मुक्केबाजी में अपना करियर न बनाने का फैसला किया। उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं और वह खुद को खेल तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। मुक्केबाजी के अलावा रुद्र ने आग्नेयास्त्रों का प्रशिक्षण जारी रखा, जो कि युद्ध के मैदान में निखारा जाने वाला कौशल है। उन्होंने एक प्रयुक्त कोल्ट रिवॉल्वर खरीदा और अक्सर पास के जंगल में अपनी निशानेबाजी का अभ्यास किया। जीवन स्थिर लग रहा था, लेकिन उसके आसपास की दुनिया बदलती रही। 6 अगस्त 1945 को खबर आई कि हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया है। उसके कुछ दिनों बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया। 2 सितंबर 1945 तक जापान के आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। हालांकि रुद्र के लिए युद्ध अब उसके अतीत का एक हिस्सा मात्र था। एक शराबखाने में काम करने वाले एक सामान्य नागरिक के रूप में वह दुनिया भर में होने वाली भव्य घटनाओं से अलग महसूस करते थे। अब उन्होंने इस अजीब लेकिन परिचित वास्तविकता में एक नया जीवन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 0002 अध्याय 22 बिल पिटक से स्टीफमेल का प्रारंभ अध्याय। दोपहर जॉन, अरे सनी,
मधुशाला के द्वार पर जहां वे दोनों काम करते थे, जॉन की मुलाकात सनी से हुई, जो हाल ही में एक और कर्मचारी था। उसने उज्ज्वल मुस्कान के साथ गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। वे लगभग 3 महीने से सहकर्मी थे और काफी करीब आ गए थे। सनी अपनी फ्रांसीसी विरासत के साथ अपने शाहबलूत भूरे बालों को एक साफ पोनीटेल में बांधे हुए होने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन 19 साल की उम्र में उसमें एक युवा आकर्षण था। वे अंदर चले गए, अपने काम की पोशाक में बदल गए और जगह को साफ करना शुरू कर दिया। दोपहर की पाली आमतौर पर शांत थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, भीड़ बढ़ती गई, जिससे मधुशाला शोर और गतिविधि से भर गई। मधुशाला एक पिघलने वाला बर्तन था जो सभ्य लोगों और कुछ कम दिलकश पात्रों दोनों की मेजबानी करता था। बाद में से एक, जो स्पष्ट रूप से नशे में था, ने सनी को पास से गुजरते हुए देखा और बेशर्मी से उसे अपनी गोद में खींच लिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। अन्य संरक्षकों ने देखा, लेकिन केवल हंसे या उदासीन जिज्ञासा से देखते रहे। रुद्र, जो बाहर से देख रहा था, की नजर शराब खाने के मालिक पर पड़ी। ग्राहकों की सेवा में व्यस्त मालिक जानबूझकर इस बात से बेखबर था कि क्या हो रहा है। कुछ महीनों तक वहां काम करने के बाद रुद्र को पता था कि मुसीबत आने पर मालिक के पास रीढ़ की हड्डी की कमी है, लेकिन रुद्र यूं ही खड़ा रहकर सनी को अपमानित होते हुए नहीं देख सकता था। हालांकि उन्हें संदेह था कि शराबी ऐसी सार्वजनिक सेटिंग में चीजों को बहुत आगे तक ले जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें पहले से ही अपमानजनक थी। रुद्र आगे बढ़ा, सनी की बांह पकड़ ली और धीरे से उसे उस आदमी की पकड़ से दूर खींच लिया। पीछे जाओ, उसने शांति से उससे कहा। राहत महसूस करते हुए सनी ने रुद्र पर एक धन्यवाद भरी नजर डाली और जल्दी से रसोई में गायब हो गई। शराबी ने सबके सामने अपमानित महसूस करते हुए गुस्से से रुद्र को घूरा। तुम्हारी समस्या क्या है बच्चे, तुम परेशानी चाहते हो? रुद्र शांत रहा। यह एक सराय है, इस तरह के व्यवहार के लिए जगह नहीं। अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं तो आप गलत जगह पर हैं। कुछ दर्शक रुद्र की बातों पर हंस पड़े। शर्मिंदा और गुस्से में शराबी ने सोचा कि हंसी उस पर निर्देशित थी। उसने बियर का एक मग उठाया और रुद्र पर फेंक दिया। रुद्र ने तुरंत किनारा कर लिया, केवल उसकी शर्ट पर कुछ बूंदें गिरी। वह चलने के लिए मुड़ा, लेकिन नशा खत्म नहीं हुआ। क्रोधित होकर उसने मग को मेज पर पटक दिया, जिससे वह टूट गया। शोर ने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। रुद्र रुक गया और पीछे मुड़कर उसका सामना करने लगा। नशे में धुत व्यक्ति मुस्कुराया और उसे लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश की। भीड़ ने इस नाटक को मुफ्त मनोरंजन मानकर गहरी दिलचस्पी से देखा। रुद्र के अंदर क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। इस कठिन दुनिया में उनके समय ने उन्हें बदल दिया था। उनके पहले शांत स्वभाव की जगह अब और अधिक टकरावपूर्ण रवैये ने ले ली है। रुद्र की आंखें शराबी पर टिक गईं, उसकी निगाहें ठंडी और फौलादी हो गईं। वह आदमी रुद्र की आंखों में देखकर झिझका। रुद्र की निगाहों में एक हिंसक तीक्ष्णता थी, खतरे की चेतावनी, जैसे कोई भेड़िया झपटने को तैयार हो। लेकिन अहंकार और शराब ने उस व्यक्ति की सावधानी को फीका कर दिया। आप कहां देख रहे हैं? उसने व्यंग्य किया और रुद्र पर एक मुक्का जड़ दिया। रुद्र तेजी से आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठी एक ठोस दरार के साथ उस आदमी की ठुड्डी से जुड़ गई, जिससे वह फर्श पर फैल गया। उस आदमी को संभलने का मौका न देते हुए रुद्र एक पल में उसके ऊपर आ गया। उसने उसे घुटने से दबा दिया और एक हाथ से उसकी शर्ट पकड़ ली। अपने खाली हाथ से उसने उस आदमी के चेहरे पर मुक्कों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया। कड़गड़ाहट, 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 कड़गड़ाहट। प्रत्येक प्रहार के साथ उस व्यक्ति का संघर्ष कमजोर होता गया, जब तक कि वह कराहते हुए शांत नहीं हो गया। शराब खाने का मालिक रुद्र को पीछे खींचते हुए दौड़ा। जॉन, रुको, तुम उसे मार डालोगे। नियमित लोग आश्चर्य से देखते रहे। उन्होंने आमतौर पर शांत रहने वाले रुद्र को इतनी हिंसा से फटते कभी नहीं देखा था। अगर मालिक ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो शायद उसने उस व्यक्ति को पीट पीट कर मार डाला होता। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। शराबी को अस्पताल भेजा गया, जबकि रुद्र को हिरासत में ले लिया गया। उन पर हमले का आरोप लगाया गया और अदालत की सुनवाई का इंतजार किया गया। 1 हफ्ते बाद रुद्र ने खुद को एक जज के सामने पाया। उनके वकील ने सबूत पेश किए, जिसमें मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और सनी जैसे गवाहों की गवाही शामिल थी। न्यायाधीश ने झगड़े की परिस्थितियों को देखते हुए रुद्र के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे मुआवजे के तौर पर $350 देने का आदेश दिया। कानूनी फीस और जुर्माना भरने के बाद रुद्र की बचत खत्म हो गई। यहाँ तक कि उन्हें अपनी कुछ संपत्ति भी बेचनी पड़ी, जिसमें उनकी पुरानी कोल्ट रिवॉल्वर भी शामिल थी। उसने खुद को टूटा हुआ और काम से बाहर पाया। शराबखाने का मालिक और अधिक परेशानी नहीं चाहता था और उसने उसे जाने दिया। घटना की खबर उनके छोटे शहर में तेजी से फैल गई, जिससे रुद्र के लिए नया रोजगार ढूंढना असंभव हो गया।
हर कोई लड़ाई और उसके कथित मुद्दों के बारे में जानता था और कोई भी उसे काम पर रखकर जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अपने साधारण अपार्टमेंट में लौटते हुए रुद्र सनी को अपने दरवाजे के बाहर इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जॉन, आपने जो किया उसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, सनी ने धीरे से कहा। मैंने शराब खाना भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। मैं शहर छोड़ रहा हूँ। आपकी मंजिल किधर है? रुद्र ने पूछा। मैंने थोड़े से पैसे जमा कर लिए हैं। मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। आप अभी भी युवा हैं, यह एक अच्छा विचार है। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? कानून। मैं किसी दिन वकील या शायद जज भी बनना चाहता हूँ। शराब खाने में जो हुआ उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि न्याय कितना महत्वपूर्ण है। यह एक महान लक्ष्य है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, रुद्र ने ईमानदारी से कहा। सनी ने करीब आकर रुद्र को तुरंत गले लगाया और गाल पर एक चुम्बन दिया। फिर से धन्यवाद जॉन। अपना ख्याल रखना। ध्यान रखना सनी। जैसे ही वह चली गई रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। सोच रहा था कि क्या उनके रास्ते फिर कभी मिलेंगे। जिंदगी में लोग अक्सर आते हैं और चले जाते हैं, कभी वापस नहीं लौटने के लिए। उस रात अपने बिस्तर पर लेटे हुए रुद्र ने अपने भविष्य के बारे में सोचा। शहर में रहना अब कोई विकल्प नहीं था। तभी नीचे से मकान मालिक ने उसे आवाज दी। रुद्र, तुम्हारे लिए एक फोन आया है। आश्चर्यचकित होकर रुद्र नीचे गया और फोन उठाया। यह वीर था, सेना का एक पुराना साथी। वीर अपनी सेवा के दौरान रुद्र का सबसे करीबी दोस्त था। युद्ध की गर्मी में बना एक बंधन। रुद्र ने एक बार वीर की जान भी बचाई थी और 1 साल पहले चोट लगने के कारण वीर सेवानिवृत्त हो गया था। वीर लाइन पर उत्साहित था। अरे जॉन, मैंने अभी सुना कि क्या हुआ था। आपका नंबर मिला और फोन करना पड़ा। जीवन आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है? महान नहीं, रुद्र ने अपनी वर्तमान स्थिति समझाते हुए स्वीकार किया। वीर हंसा। चिंता मत करो यार, लॉस एंजेलिस निकला। यहाँ बहुत सारे अवसर हैं। अपने सूटकेस के साथ लंबी दूरी की बस से उतरते समय एक फोर्ड से बाहर निकलकर वीर ने रुद्र का स्वागत किया। उन्होंने गर्मजोशी से गले लगाया। बहुत समय हो गया है ना? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लगभग 2 साल। आपका वजन कुछ बढ़ गया है, रुद्र ने अपने दोस्त का रूप धारण करते हुए उत्तर दिया। वीर वैसा ही दिखता था जैसा उसे याद था। गहरे सुनहरे बाल, साफ नीली आंखें, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा मोटा लेकिन मजबूत शरीर। मैं गोरा हूँ, मोटा नहीं, वीर ने हंसते हुए जवाब दिया। रुद्र का सूटकेस पिछली सीट पर फेंकते हुए वीर ने कार की ओर इशारा किया। अंदर आओ, चलो एक ड्रिंक लें और मिलें। आप यहाँ एक साहसिक कार्य के लिए आए हैं। 0003 अध्याय 33 बेलबास शॉटक से चितिकमल का प्रारंभ अध्याय। एक शरारती बनी लड़की के आकार की नियन रोशनी से सजे एक जीवंत बार के बाहर एक चिकनी कार रुकी। साइन पर लिखा था बनी बार। रुद्र और वीर ने अंदर कदम रखा और रुद्र ने तुरंत देखा कि वह स्थान उन सभी शराब खानों की तुलना में अधिक ऊर्जावान था जहां वह अपने गृहनगर में अक्सर जाता था। मंद रोशनी ने एक धुआंधार माहौल बना दिया। जय संगीत हवा में बह रहा था। कम कपड़े पहने महिलाएं चारों ओर नृत्य कर रही थी। कमरे में आवाजें गूंज रही थी और मारिजुआना की अचूक खुशबू फैली हुई थी। सभी महिलाओं ने चंचल बन्नी पोशाकें पहन रखी थी। टाइट फिटिंग बिकनी जो उनके कर्व्स पर जोर दे रही थी। लंबी टांगों पर फैला हुआ मोजा, लंबे बन्नी कान, एक सीधा और दूसरा झुका हुआ, और उनके पीछे झुकती रोएंदार पूंछ। एक आकर्षक खरगोश लड़की उज्ज्वल मुस्कान के साथ उनके पास आई। वीर, आज क्या होगा? 2 बियर के साथ हमारी शुरुआत करें, वीर ने उसकी पीठ पर हल्की चिढ़ाती हुई थपकी देते हुए जवाब दिया। वह खिलखिलाई और आगे बढ़ने से पहले उसके साथ कुछ चंचल टिप्पणियां की। जल्द ही बियर आ गई और वीर और रुद्र ने एक साथ अपने गिलास टकराए और भरपूर घूंट पी। उनकी बातचीत उनकी पिछली सैन्य सेवा से लेकर उनकी वर्तमान स्थितियों तक फैली हुई थी। आप एक गिरोह में शामिल हो गए? रुद्र ने आश्चर्य से भौहें ऊपर उठाते हुए पूछा। वीर ने कैजुअल कंधे उचकाए। जब मैं सेना से बाहर निकला तो मुझे पेंशन में केवल कुछ 100 रुपए मिले। आप जानते हैं कि मेरे पास पालन पोषण के लिए एक बड़ा परिवार है, माता पिता और 5 भाई बहन। वह पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता। वीर ने आगे कहा, मैंने ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश की। कारखानों में काम किया, दुकानों में छोटी मोटी नौकरियां की, गाड़ियां धोई, यहाँ तक कि परिवहन भी चलाया। लेकिन वेतन बमुश्किल इतना था कि पैसे खर्च किए जा सके और मुद्रास्फीति आसमान छू रही थी और लालची मालिकों द्वारा वेतन में कटौती की जा रही थी, लेकिन इसमें कोई कटौती नहीं हो रही थी। कागजात अर्थव्यवस्था में तेजी का दावा करते हैं, लेकिन वे बेरोजगारी दर के आसमान छूने के बारे में बात नहीं करती हैं। रुद्र करीब झुक गया। तो अब आप वास्तव में क्या करते हैं?
वीर मुस्कुराया, मैं शराब पहुंचाता हूं, कर्ज वसूलता हूं, शांति बनाए रखता हूं। उन्होंने बताया कि कैसे गिरोह भूमिगत कैसीनो और ऋण कंपनियां चलाता था। सभी को ऋण वसूली के लिए ताकत की आवश्यकता होती थी। वे एक निजी शराब का व्यवसाय भी चलाते थे जो आस पड़ोस में बार और नाइट क्लबों को आपूर्ति करते थे। यह जगह, वीर ने इशारा किया, मेरी निगरानी में है। रुद्र को समझ में आने लगा कि हर कोई वीर को क्यों जानता है। उन्होंने अपना चश्मा फिर से खटखटाया। वीर ने रुद्र की आंखों में देखा और प्रस्ताव रखा, जॉन मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते? तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कौशल से हम अपने लिए एक वास्तविक नाम बना सकते हैं। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। उसे किसी गिरोह में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने पिछले जीवन में वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ गया था, लेकिन विश्वासघात के कारण वह नीचे आ गया। अब इस दुनिया से परे दशकों की यादों और दूरदर्शिता के साथ उनका मानना था कि अगर उन्होंने सही रास्ता चुना तो वे इसे समृद्ध बना सकते हैं। लेकिन आपराधिक अंडरवर्ल्ड वह रास्ता नहीं था जो वह चाहता था। मैं कुछ स्थिर चीज खोजने के बारे में सोच रहा हूं, रुद्र ने कहा। वीर ने बात को आगे नहीं बढ़ाया, बस कंधे उचका दिए और कहा, ठीक है, आप अभी मेरी जगह पर रुक सकते हैं। उसने रुद्र को आसानी से $100 से अधिक के बिलों का ढेर थमा दिया। इसका उपयोग करो, वीर ने कहा। आपको साक्षात्कार के लिए एक अच्छे सूट की आवश्यकता होगी और ठंड भी बढ़ रही है। अपने लिए एक अच्छा कोट भी ले लीजिए। रुद्र, जो अपने नाम पर केवल कुछ $, लेकर लगभग टूट चुका था, ने वीर की उदारता से इनकार नहीं किया और पैसा अपनी जेब में डाल लिया। रुद्र को नकदी स्वीकार करते देख वीर गर्मजोशी से मुस्कुराया। वे रात तक शराब पीते रहे और बातें करते रहे, कहानियां साझा करते रहे और हंसते रहे जब तक कि बाहर बारिश नहीं होने लगी और तापमान गिर नहीं गया। वे वीर के अपार्टमेंट में वापस चले गए। वहां पहुंचने पर वीर ने रुद्र को एक अतिथि कक्ष दिखाया और बाथरूम की ओर इशारा किया। रुद्र ने गर्म स्नान का आनंद लिया, फिर अपने बाल सुखाकर बाहर आया। वीर ने उसे लिविंग रूम में जाने का इशारा किया, जहां उसने एक छिपे हुए डिब्बे को दिखाने के लिए सोफे को एक तरफ सरका दिया। जॉन, यहाँ 2 बंदूकें हैं। वीर ने कुछ अतिरिक्त पत्रिकाओं के साथ कुछ कोल्ट M1911 निकालते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो तो अपनी मदद करो। रुद्र ने तुरंत बंदूकें पहचान ली। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान कोल्ट M1911 का उपयोग किया था। इसका एहसास उसके लिए दूसरा स्वभाव था। रुद्र ने उत्तर दिया, मैं एक वैध नौकरी की तलाश में हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे बंदूक की आवश्यकता होगी। वीर ने बिना शर्त कंधे उचकाए। आप कभी नहीं जानते। उन्होंने ड्रिंक का एक और दौर चलाया और देर रात तक बातें करते रहे। अगली सुबह वीर और रुद्र अपने अपने रास्ते चले गए। रुद्र ने अपना नया खरीदा हुआ सूट और कोट पहना और अधिक तरोताजा और आकर्षक महसूस कर रहा था। उसने एक अखबार उठाया और नौकरी की सूची को स्कैन करना शुरू कर दिया। कारखाने के कर्मचारी, अकाउंटेंट, ड्राइवर, होटल कर्मचारी, मजदूर, कोई भी सही नहीं लग रहा था। या तो वेतन बहुत कम था या पद उसके कौशल या आकांक्षाओं से मेल नहीं खाते थे। उन्होंने कई भर्ती एजेंसियों की कोशिश की, लेकिन जैसा कि वीर ने चेतावनी दी थी, बढ़ती अर्थव्यवस्था की उपस्थिति के बावजूद नौकरियां दुर्लभ थी। अधिकांश स्थानों पर उससे केवल एक फॉर्म भरवाया गया, लेकिन बाद में कभी उसका पालन नहीं किया गया। उस शाम वह वीर के स्थान पर लौट आया। जब पूछा गया कि नौकरी की तलाश कैसी रही तो रुद्र केवल आह भर सका, बहुत बढ़िया नहीं। बहुत सारे नौकरी चाहने वाले हैं और मेरे पास सही योग्यता या कौशल नहीं है। वहां यह कठिन है। वीर ने प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। यह तो बस शुरुआत है, उम्मीद मत खो। दिन भी इसी तरह बीते। वीर अपना खुद का व्यवसाय करने लगा, जबकि रुद्र ने रोजगार के लिए अपनी निरर्थक खोज जारी रखी। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इसमें कोई भविष्य नहीं है और यह उनके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। फिर भी संभावित नौकरियां मायावी थीं। एक सुबह वीर मुस्कुराहट के साथ चला गया। मैं एक बड़ा कर्ज वसूलने जा रहा हूं, 5 ग्रैंड। अगर मैं इसे वापस ले लेता हूं तो हम में से प्रत्येक को कटौती मिलेगी। हम आज रात दावत करेंगे। $500, एक बड़ी रकम जो उन दिनों कुछ महीनों के वेतन के बराबर थी। वीर चला गया और रुद्र ने अपनी खोज फिर से शुरू कर दी। दोपहर तक उसने एक हॉट डॉग और एक कप चाय खरीदी और खाने के लिए एक बेंच पर बैठ गया। दोपहर का बाकी समय नौकरी की संभावनाओं की तलाश में बीता, लेकिन फिर भी कोई सफलता नहीं मिली। दोपहर बाद वीर के अपार्टमेंट में लौटने पर रुद्र को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसकी प्रवृत्ति खतरे में पड़ गई। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया और बंदूक की एक नाल उसके चेहरे पर दे मारी गई। सूट पहने 2 आदमी अंदर थे।
एक उसके सामने खड़ा था, उसने कुछ फीट की दूरी से रुद्र के सिर पर रिवॉल्वर तान दी। दूसरा शयन कक्ष के दरवाजे के पास था, हाथ अपनी जेबों में डालकर अपना हथियार निकालने के लिए तैयार था। हिलना मत, रिवॉल्वर वाला आदमी गुर्राया। रुद्र का दिमाग दौड़ गया। क्या यह डकैती थी, एक सेट अप, या ये वीर के दुश्मन थे? आप कौन है? रुद्र ने मांग की। रिवॉल्वर वाला आदमी करीब आया। बैरल अब रुद्र के सिर से कुछ ही इंच दूर था। रुद्र ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक तेज धुरी के साथ उसने थूथन को चकमा दिया, आगे बढ़ गया और दोनों हाथों से उस आदमी की रिवॉल्वर पकड़ ली। उस आदमी को पकड़ लिया गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रुद्र ने बंदूक घुमाकर उसकी पकड़ से मुक्त कर दी। दूसरा आदमी अपना हथियार निकालने में लड़खड़ाया, लेकिन रुद्र तेज था। वह घुमा, अपने बाएं हाथ से पहले आदमी की गर्दन पकड़ ली और रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर सटा दी। हिलना मत, नहीं तो मैं उसका दिमाग उड़ा दूंगा, रुद्र चिल्लाया। उसकी पकड़ में आया आदमी ठिठक गया, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई। दूसरा आदमी स्पष्ट रूप से हिल गया, झिझक रहा था, अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चित था। उसने अपनी बंदूक का निशाना रुद्र पर रखा, लेकिन पासा नाटकीय रूप से बदल चुका था। अपनी बंदूक गिराओ, रुद्र ने रिवॉल्वर को अपने बंदी की खोपड़ी पर जोर से दबाते हुए आदेश दिया। शयन कक्ष के दरवाजे के पास मौजूद व्यक्ति झिझका। उसको छोड़ दो, जब तक आप अपनी बंदूक नहीं छोड़ देते, रुद्र ने प्रति उत्तर दिया। तनाव स्पष्ट था। रुद्र की पकड़ में आया व्यक्ति कांप रहा था, जबकि दूसरा झिझक रहा था और दांत भींच रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? रुद्र ने मांग की। उसके पास मौजूद व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, रुको, क्या आप रुद्र हैं? वीर ने हमें बताया कि रुद्र नाम का एक दोस्त यहाँ रह रहा था। रुद्र ने बंदूक नीचे नहीं की। हाँ, यह वीर की जगह है, लेकिन तुम यहाँ छिपकर क्यों घूम रहे हो? पुरुषों को एहसास हुआ और वे दोनों थोड़ा शांत हो गए। हम वीर के सहयोगी हैं, दूसरे आदमी ने समझाया, फिर भी सतर्क। हमारा इरादा आपको चौंका देने का नहीं था। यह महज एक बड़ी गलतफहमी है। 0004 अध्याय 44 बदला लेना फबरकसतमल की शुरुआत। अध्याय। गलतफहमी दूर होने के बाद रुद्र को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने वाले दो आदमी कौन थे। जिसे उसने अभी भी वश में किया था वह शॉन था और शयन कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा व्यक्ति रीड था। दोनों वीर के सहयोगी थे। क्या हुआ वीर? रुद्र ने तत्काल मांग की। वीर की चोटों के बारे में जानने के बाद उसकी चिंता स्पष्ट हो गई। जब हम चले गए, वीर अभी भी सर्जरी में था। चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। हमने उसकी जरूरत का कुछ सामान ले लिया और अब हम वापस जा रहे हैं। आइए कार में विवरण पर चर्चा करें, सीन ने सुझाव दिया। रुद्र ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे कार तक चला गया। रीड ने ड्राइवर की सीट ली, जबकि शॉन और रुद्र पीछे बैठे। जैसे ही वे चले गए, शॉन ने बताया कि वीर को 3 बार गोली मारी गई थी और वर्तमान में एक निजी क्लिनिक में आपातकालीन सर्जरी चल रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उस दिन की शुरुआत में वे ऑस्ट्रियाई गिरोह के क्षेत्र में काम करने वाले एक स्पेनिश गिरोह के नेता कुक का सामना करने गए थे। हालांकि ऑस्ट्रियाई गिरोह नशीली दवाओं से निपटने से बचते थे, लेकिन उनके लिए हमेशा एक बाजार था। स्पेनिश गिरोह के लिए अपने क्षेत्र के भीतर बेचने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुनाफे का एक हिस्सा ऑस्ट्रियाई लोगों को दिया जाता था। कुक वीर के क्षेत्र में बिक्री के लिए जिम्मेदार था और उसके पास 5 या 6 लोगों का एक छोटा दल था। वीर शॉन और रीड के साथ कुक से भुगतान लेने गया था। हालांकि कुक टालम टोल कर रहा था और टालम टोल कर रहा था। जब वीर ने उसे धक्का दिया तो कुक ने अचानक बंदूक निकाल ली और गोली चला दी, जिससे वीर पर कई बार हुए गोलीबारी हुई, लेकिन कुक और उसके लोग भागने में सफल रहे। शॉन, रीड और वीर की टीम के बाकी सदस्य उसे क्लिनिक ले गए। शॉन ने बताया, इस सबसे पहले हमें पता चला कि कुक ने कुछ हफ्ते पहले एक भूमिगत कैसीनो में एक महत्वपूर्ण राशि लगभग $10,000 खो दी थी। उसने संभवतः अपनी कमाई खो दी है और पैसे नहीं जुटा सका। रीड ने अपनी नजरें सड़क पर रखते हुए कहा, मुझे यकीन है कि कुक कुछ न कुछ कर रहा था। उसकी हरकतें अनियमित थी, जैसे वह ऊंचे पद पर था। इससे पता चलेगा कि उसने इतनी लापरवाही से काम क्यों किया। रुद्र को उस दिन की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भुगतान $5,000 इकट्ठा करने के बारे में वीर के साथ हुई बातचीत याद आई। संभवतः इसका संबंध इसी घटना से था। चीजें निश्चित रूप से तेजी से खराब हो गई थी। कुछ ही देर बाद कार क्लिनिक पर पहुंची। अंदर शॉन ने एक नर्स को नीचे बुलाया। क्षमा करें मिस, वीर कैसा है? नर्स ने उत्तर दिया, डॉक्टर अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, गोलियां निकालने की कोशिश कर रही हैं। उनका बहुत सारा खून बह गया है। यह छूना और जाना है। वे दालान में उस चीज का इंतजार कर रहे थे जो अनंत काल जैसा महसूस हो रहा था। लगभग
30 मिनट के बाद ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे खुले और एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर 2 नर्सों के साथ एक सामान बाहर लाया। वीर उस पर बेहोश और भूतिया पीला पड़ा हुआ था। डॉ मर्ती, वह कैसे हैं? शॉन ने उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हम गोलियां निकालने और उसके घावों को स्थिर करने में कामयाब रहे, लेकिन उसका बहुत सारा खून बह चुका है। उसके बचने की संभावना कम है, शायद अधिकतम 30%। डॉ मर्फी ने कहा, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था। अब यह भाग्य पर निर्भर है। रुद्र ने अपने दोस्त को देखा। उसका दिल बैठ गया। वीर, जो 3 वर्षों तक उनका साथी रहा, मृत्यु के द्वार पर था। उन्होंने अच्छे और बुरे समय में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। रुद्र ने बेहतर जीवन के लिए खुद को लॉस एंजलिस आने के लिए मना लिया था और अब उसका सबसे अच्छा दोस्त किसी और के लालच के कारण अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। नर्स ने तीनों लोगों को देर तक रुकते हुए देखकर सख्ती से कहा, आपको अब चले जाना चाहिए। आप यहाँ मदद नहीं कर सकते और आप कमरे को दूषित कर सकते हैं। अनिच्छा से वे कमरे से बाहर निकल गए। बाहर शॉन ने रुद्र को सिगरेट की पेशकश की। क्या आप जानते हैं कि कुक कहाँ रहता है? रुद्र ने सिगरेट सुलगाते हुए और एक लंबी कश खींचते हुए पूछा। हाँ, यह 4379 ब्राउन स्ट्रीट पर है, एक 2 मंजिला जगह, शॉन ने उत्तर दिया। रुद्र ने एक और झटका लिया। और वह कैसा दिखता है? गंजा 40 के आसपास। जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रीड ने उत्सुकता से रुद्र की ओर देखते हुए उत्तर दिया। आप क्यों जानना चाहते हैं? रुद्र ने समझाने की जहमत नहीं उठाई। अपनी सिगरेट खत्म करने के बाद शॉन ने फिर बात की। हमें वीर के बारे में बॉस को रिपोर्ट करनी है। तुम्हारे बारे में क्या रुद्र? तुम आगे बढ़ो, मैं यहीं वीर के साथ रहूंगा, रुद्र ने जवाब दिया। शॉन और रीड रात में गाड़ी चलाकर चले गए। अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका था और शहर रोशनी से जगमगा रहा था। वीर के कमरे में वापस जाते समय रुद्र के चेहरे पर एक ठंडी हवा चली। नर्स चली गई थी और वीर को बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ छोड़ दिया था। उसकी सांसें उतली और आसमान थी। रुद्र बिस्तर के पास गया और वीर के गाल को धीरे से थपथ पाया। रुको वीर, तुम कठिन लड़ाइयों से बचे हो। कुक जैसे ठग को तुम्हें बाहर मत जाने दो। वह करीब आकर फुसफुसाया, अब आराम करो भाई, मैं बाकी सब संभाल लूंगा। वे इसके लिए भुगतान करेंगे। रुद्र ने तुरंत टैक्सी चलाकर वीर के अपार्टमेंट की ओर प्रस्थान किया। एक बार अंदर जाने के बाद उसने सोफे को एक तरफ सरकाया, जिससे नीचे छिपी 2 कोल्ट M1911 पिस्तौलें दिखाई दी। उन्होंने पत्रिकाएं लोड की स्लाइडें वापस उठाईं और कक्षों की जांच की। क्लिक करें। बंदूकें तैयार थीं। उसने उन्हें कॉफी टेबल पर रख दिया और लाइटें बंद कर दी। रुद्र अंधेरे में बैठा था। पुरानी घड़ी सेकंडों में टिक टिक कर रही थी। दिन डूंग, घड़ी में 12 बज गए। आधी रात का समय था। रुद्र दोनों पिस्तौलें अपने कमरबंद में छिपाकर खड़ा था। उसने 2 अतिरिक्त पत्रिकाएं भी उठा ली और उन्हें अपनी जेबों में रख लिया। उसने रैक से एक टोपी उठाई, उसे अपने चेहरे पर नीचे खींच लिया और रात में बाहर निकल गया। ब्राउन स्ट्रीट शांत थी। मंद स्ट्रीट लाइट्स में परछाइयां नृत्य कर रही थी। रुद्र ने सड़क के उस पार से छोटी सी इमारत को देखा। रात के 130 बजे थे और पड़ोस में सन्नाटा था। वह पिछवाड़े की बाड़ के पास पहुंचा, आसानी से उस पर छलांग लगा दी और धीरे से लॉन पर उतर गया। उसने पिछले दरवाजे का परीक्षण किया, खुला हुआ। उसने सावधानी से एक खिड़की खोली और चुपचाप रसोई के चूल्हे के पास उतरकर अंदर घुस गया। रसोई से गुजरते हुए वह घर के अंदर से आ रहे भारी खर्राटों को सुनकर रुक गया। वह आगे बढ़ता रहा, लिविंग रूम तक पहुंच गया। लैंप की हल्की चमक से पता चला कि कमरा खाली था। उसने जल्दी से बाहर निकलने के लिए सामने के दरवाजे की कुंडी खोल दी, फिर अपनी टोपी को ट्रैक पर लटका दी। दोनों पिस्तौलें निकालकर उसने सुरक्षा हटा दी और एक शयन कक्ष की ओर बढ़ गया। अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। रुद्र ने निशाना साधा, टकाना, सिर पर एक ही गोली मारी गई और वह आदमी मर गया। गोली की आवाज से बाकी लोग जाग गए। कई आदमी अपने कमरों से बंदूकें निकाले बाहर निकले, लेकिन रुद्र की गोलियों की बौछार से उनका सामना हुआ। बम 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 बम। 4 आदमी गिर गए। उनके नीचे खून जमा हो गया। उनमें से कोई भी गंजा नहीं था। कुक उनमें से नहीं था। तभी रुद्र को ऊपर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और उसकी अंतरात्मा जाग उठी। वह ठीक समय पर फर्श पर गिर गया। टकराना, एक बंदूक के धमाके से वह दीवार फट गई जहां वह खड़ा था और हर जगह मलबा बिखर गया। कुक ऊपर सो रहा था। वह हमेशा किनारे पर रहता था। उसके पीछे कई दुश्मन थे। नीचे की मंजिल पर गोलियों की आवाज से वह जाग गया और उसने अपनी विचेस्टर M1887 लीवर एक्शन शॉटगन पकड़ ली थी, जो वाइल्ड वेस्ट के दिनों का एक शक्तिशाली हथियार था। उसने एक चक्कर लगाया
और सीढ़ी के अंतराल से एक आकृति को देखते हुए बाहर निकल गया। उसने तुरंत गोली चला दी, लेकिन रुद्र के गोली से बच जाने के कारण वह शापित हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, कुक फिर चिल्लाया। फायरिंग की। बम टकराना। कुक सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी बंदूक तेज गति से चल रही थी। रुद्र नीचे दब गया था और रास्ता ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। रुद्र की नजर फर्श पर पड़े एक शव पर पड़ी। उसने उसे पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। कुक ने हरकत देखी और गोली चला दी। टकाना। बंदूक के विस्फोट से शरीर फट गया। खून बिखर गया। कुक का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया। रुद्र ने मौका पकड़ लिया। वह छिपकर बाहर निकला और सीढ़ियों पर कई गोलियां चलाईं। टकराना 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 टकराना। अरे दर्द की चीख। कुक को 2 बार मारा गया, एक बार पेट में, एक बार बाह में। वह गिर गया। उसकी बंदूक सीढ़ियों से नीचे गिर गई। रुद्र निकट आया, बंदूकें उठाईं। खून से लथपथ और हताश कुक ने पहली बार उसे स्पष्ट रूप से देखा। ठंडी, क्षमा न करने वाली आंखों वाला एक युवक। कृपया मुझे मत मारो, कुक ने अपने घावों को सहलाते हुए भीख मांगी। रुद्र ने उसे हिकारत से देखा। वीर पिट अपना अभिनंदन भेजता है। कुक के चेहरे पर एहसास उभरा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है। टकाना। रुद्र ने सिर पर एक ही गोली मारकर इसे समाप्त कर दिया। सौदेबाजी में उनकी कोई रुचि नहीं थी। खून हर जगह था, दालान में, दीवारों पर और सीढ़ियों के नीचे। 6 शव बिखरे हुए थे। दृश्य युद्ध के मैदान जैसा था। रुद्र को कोई पश्चाताप नहीं हुआ। लड़ाई ने उसके उत्साह को बढ़ा दिया था, जिससे वह अजीब तरह से जीवित महसूस कर रहा था। पिछले 6 महीनों में रुद्र की आत्मा पूरी तरह से रुद्र में विलीन हो गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तविक युद्ध और रक्तपात देखा था। ये तो बस एक और झड़प थी। उसने कुक के कमरे की तलाशी ली, दराजों को खंगाला, जब तक कि उसे नकदी का ढेर नहीं मिल गया। 0005 अध्याय 55 द वेंडर द बिगिंग सतमल का आरंभ। अध्याय 10 20 50 100। रुद्र ने विभिन्न पुराने बिलों को खंगाला। कुछ झुर्रीदार और फीके थे, कुछ आश्चर्यजनक रूप से बरकरार थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ करीब $5000 थे, शायद कुक के गंदे लेनदेन से, संभवतः नशीली दवाओं के पैसे से। उसने तुरंत नकदी अपने कोट की जेब में रख ली। उसकी खोज जारी रही और एक अलमारी के पीछे रुद्र को एक छोटा, बारीक ढंग से तैयार किया गया बक्सा मिला। इसे खोलने पर एक चमचमाती सोने की घड़ी सामने आई। रोलेक्स, किसी से कम नहीं। यह विशेष मॉडल बिल्कुल नया था, हाल ही में 1945 में जारी किया गया था। आवरण से लेकर कंगन तक पूरी तरह से सोने से तैयार किया गया। यह अपनी तरह का पहला था। अफवाह यह थी कि इस घड़ी की कीमत $1500 से अधिक थी। एक वास्तविक स्थिति का प्रति। रुद्र ने कुछ रात पहले ही एक बार में किसी लड़के को घड़ी के बारे में डींगे मारते हुए सुना था। जब उसने इसे देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह क्या है। घड़ी अभी भी प्राचीन थी, अपनी मूल पैकेजिंग में कैद थी। जाहिर है कुक के पास अभी तक इसे पहनने का मौका या साहस नहीं था। रुद्र ने सोचा कि वह एक नई घड़ी का उपयोग कर सकता है। नकदी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन यह छोटा सा रत्न वह शाम के काम का उसका इनाम था। उसने घड़ी जेब में डाली और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने जो शोर मचाया वह ध्यान आकर्षित करने वाला था। कोई पुलिस को बुलाएगा और वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। उसने बंदूक को अपने कमरबंद में छिपा लिया। तेजी से नीचे की ओर चला गया। रैक से अपनी टोपी उठाई, अपनी आंखों के ऊपर से टोपी खींची और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। वह एक स्ट्रीट लैंप की चमक के नीचे फिसल गया और रात में गायब हो गया। 15 मिनट बाद सायरन बजाती हुई पुलिस की एक गाड़ी आई। 3 अधिकारी उभरे, सावधानी से विला के गेट के पास पहुंचे। उनकी बंदूकें तनी हुई और तैयार थी। गेट से बाहर निकलते ही उनका स्वागत एक भयानक दृश्य से हुआ। हर जगह खून था, फर्श पर शव बिखरे पड़े थे। गोलियों के छेद से दीवारें छलनी हो गईं। भीषण गोलीबारी के स्पष्ट संकेत। FBI को लाइन पर लाओ, हमें यहाँ एक बड़ा अपराध स्थल मिला है, एक अधिकारी भौंका। जब तक FBI एजेंट पहुंचे, पत्रकारों की भीड़ पहले से ही बाहर जमा हो चुकी थी और अंदर हुए नरसंहार की तस्वीरें ले रही थी। FBI एजेंटों ने गहन जांच की और निष्कर्ष निकाला कि संभवतः एक ही शूटर था, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिला। कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई खून नहीं, कुछ भी नहीं। पड़ोसियों ने भी कोई मदद नहीं की। रात के 1 बज चुके थे और अधिकांश गहरी नींद में सो रहे थे। प्रातः 3:30 बजे अधिकारियों ने शवों को हटा दिया और घटनास्थल छोड़ने से पहले इस घटना को लेवल 1 मेजर होमिसाइड करार दिया। अल्लुई, एक मंद रोशनी वाले अपार्टमेंट में एक फोन तेजी से बजा। क्लिक करें। एक डेस्क लैंप टिमटिमा रहा था, जिससे पता चला कि फ्रेड दीवार पर लगी घड़ी की ओर देख रहा था। सुबह के 3:30 बजे थे।
40वें वर्ष की शुरुआत में फ्रेड की शक्ल एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसने उसके कार्यों को देखा था। वह लॉस एंजलिस में ऑस्ट्रियाई गिरोह का वास्तविक नेता था जिसने 200 से अधिक सदस्यों की एक सेना की कमान संभाली थी जो शहर में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। उनके गिरोह ने कई हालचाल वाले क्षेत्रों को नियंत्रित किया, 3 भूमिगत कैसीनो चलाए, लोन शार्किंग और तस्करी में लगे रहे और 5 नाइट क्लबों और कई बार में शराब के व्यापार पर हावी रहे जिससे $2 से $3 मिलियन का वार्षिक मुनाफा हुआ। फोन बजता रहा, आखिरकार फ्रेड उठा लिया गया। दूसरे छोर पर उनके लेफ्टिनेंट एलन पायने थे। मुझे अभी खबर मिली है फ्रेड, कोई आज रात को कुक के घर में घुस गया और उसे और उसके दल को बाहर ले गया। फ्रेड क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कल ही उन्हें बताया गया था कि स्पेनिश गिरोह से जुड़ा एक निम्नवर्गीय कुक अपने ही एक कनिष्ठ सदस्य जिसका नाम वीर है के साथ हाथापाई पर उतर आया था। वीर गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी स्थिति अभी भी अज्ञात है। फ्रेड अस्पताल में वीर की जांच करने गया था लेकिन तब तक रुद्र वहां से जा चुका था। उसने अपने लोगों के साथ फिर से इकट्ठा होने और सुबह स्थिति का आकलन करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह अप्रत्याशित था। कुछ पता है यह किसने किया? फ्रेड ने पूछा। कोई सुराग नहीं, एलन ने उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब है कि यह हमारा कोई लड़का नहीं था? नहीं, मैंने सभी से पता कर लिया है, हमारा कोई भी लड़का शामिल नहीं था। फ्रेड की भौहें सिकुड़ गई। अगर यह हम नहीं थे तो कौन था? कोई सुराग मिला? ज्यादा नहीं। पुलिस ने कहा कि FBI ने इसकी जांच की और उसका मानना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का काम था। फ्रेड ने भौहें उठाईं। एक आदमी ने कुक और उसके पूरे दल को बाहर निकाल लिया। वे यही कह रहे हैं। फ्रेड ने फोन रख दिया और दीवार की ओर देखने लगा, गहरी सोच में डूबा हुआ। यदि एक व्यक्ति वास्तव में कुक और उसके लोगों को हराने में कामयाब रहा तो उन्हें असाधारण रूप से कुशल होना होगा। लेकिन यह कौन हो सकता है और उनका मकसद क्या था? उसकी पत्नी नींद में बड़बड़ाते हुए उसके बगल में हलचल मचा रही थी। फ्रेड, क्या हो रहा है? फ्रेड ने उसके माथे को चूमा। कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं जाने मन, बस कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं। वापस सो जाओ, हम सुबह इससे निपट लेंगे। इस बीच पूरे शहर में डैनी कुक के बेजान शरीर के पास खड़ा था। उसके दांतों के बीच सिगार बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर रोष झलक रहा था। दानी, जिसे रेड दानी के नाम से जाना जाता है, लॉस एंजलिस में स्पेनिश गिरोह का प्रमुख था। 50 की उम्र और थोड़ा अधिक वजन के बावजूद भी उनकी उपस्थिति जबरदस्त थी। वह वर्षों से शहर में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा था। उसकी कमान में 100 से अधिक लोग थे। उनके ऑपरेशन में बार, नाइट क्लब, वेश्यालय, भूमिगत बॉक्सिंग रिंग, जुए के अड्डे और सबसे आकर्षक रूप से कोकीन की तस्करी शामिल थी। कुक उसके अधिक भरोसेमंद लोगों में से एक था जो नशीली दवाओं के व्यापार के एक हिस्से का प्रबंधन करता था जिससे हर महीने हजारों लोग आते थे। अब कुक मर चुका था और दानी क्रोधित थी। किसने किया यह? दानी गुर्राया। उनके सलाहकार बर्नस्टीन ने कहा, यह संभवतः ऑस्ट्रियाई गिरोह है। ऑस्ट्रियाई गिरोह? दानी ने भौहें सिकोड़ ली। वे लॉस एंजल्स में सबसे बड़े खिलाड़ी थे। उसके बाद आयरिश थे, स्पेनिश पीछे थे। अन्य गुटों में मैक्सिकन, फ्रांसीसी और रूसियों, पोल्स और स्वीडन के छोटे समूह शामिल थे। बर्नस्टीन ने आगे कहा, कुक हाल ही में हमारे कैसीनो में भारी हार रहा था और उस पर अभी भी हमें उचित राशि बकाया है। कल कुछ ऑस्ट्रियाई लोग वसूली के लिए आए थे लेकिन कुक ने कोक के नशे में उनके एक आदमी को गोली मार दी और अब यह हमला। दानी का चेहरा काला पड़ गया। उसका सिगार उसके भींचे हुए दांतों में लगभग टूट रहा था। काफी देर रुकने के बाद वह बुदबुदाया, अधिकार है उन पर। वह और बर्नस्टीन मुर्दाघर छोड़कर दानी की हवेली में लौट आए जहां उन्होंने अपने लिए व्हिस्की डाली और ताज़ा सिगार जलाए। दानी ने बहुत सोचते हुए अपने गिलास में देखा। अंत में वह बर्नस्टीन की ओर मुड़े और कहा, मैं चाहता हूं कि ऑस्ट्रियाई लोग निपट लें। अपने सामान्य अवैध व्यवसायों के अलावा रेड दानी का सबसे बड़ा राजस्व कोकीन से आता था जो प्रति वर्ष लगभग $10 लाख कमाता था, जो उनके अन्य उद्यमों से कहीं अधिक था। उसका क्षेत्र सीमित था लेकिन ऑस्ट्रियाई गिरोह ने लॉस एंजल्स के सबसे बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। उनके पास सख्त नशीली दवाओं की नीति नहीं थी जिसे दानी ने अपने नेता फ्रेड को भारी कटौती की पेशकश करके दरकिनार करने में कामयाबी हासिल की थी। इस व्यवस्था ने उन्हें उनकी नाक के नीचे काम करने की इजाजत दी लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, सालाना सैकड़ों हजार। दानी को हमेशा इस सुरक्षा शुल्क से नाराजगी थी। बर्नस्टीन चिंतित दिखे। लेकिन ऑस्ट्रियाई लोग मजबूत हैं दानी, हम उन्हें अकेले नहीं ले सकते। दानी मुस्कुराया, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हम ऐसा करें। हम आयरिश के साथ सहयोग करेंगे, शायद मैक्सिकन, फ्रांसीसी, रूसी, पोल्स और स्वीडन को भी लाएंगे। साथ मिलकर हम ऑस्ट्रियाई लोगों को चुनौती दे सकते हैं। हम अधिक कोक को बढ़ावा देते हैं, अधिक पैसा कमाते हैं
और उन ऑस्ट्रियाई कमीनों को भुगतान करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रियाई लोगों को माफिया का समर्थन प्राप्त है। माफिया, दानी ने दोहराया। उसका स्वर चिंतनशील था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इटालियन माफिया अमेरिका का सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठन था। लेकिन दानी के पास एक विचार था। यही कारण है कि हमें अपने पक्ष में आयरिश की आवश्यकता है। वे माफिया के खिलाफ खड़े होने के लिए काफी मजबूत हैं। नरक, वे इटालियंस के साथ अपने संबंधों के कारण खुद को व्हाइट हैंड भी कहते हैं। माफिया का आधार पूर्वी तट पर है, न्यूयॉर्क, शिकागो, डेट्रॉयट जैसे स्थान। यहाँ पश्चिमी तट पर उनकी उपस्थिति उतनी मजबूत नहीं है। दानी ने कहा, ऑस्ट्रियाई लोग यहाँ हमारे लिए एक कांटे की तरह हैं। बर्नस्टीन को मानना पड़ा। दानी एक प्रखर रणनीतिकार थे। योजना प्रशंसनीय लग रही थी, भले ही यह काम नहीं करता। संभावित नुकसान का प्रबंधन किया जा सकता था। आप इसे कैसे खेलना चाहते हैं? बर्नस्टीन ने पूछा। दानी ने अपने सिगार को एक लंबा खींचा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। आयरिश के साथ एक बैठक तय करें। हम वहीं से शुरुआत करेंगे। बर्नस्टीन ने सिर हिलाया। मैं सुबह सबसे पहले इसकी व्यवस्था करूंगा। 0006 अध्याय 66 गेटिंग रिक्रूटेड XHTML की शुरुआत। अध्याय कुक के साथ अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद रुद्र उस रास्ते पर चल पड़ा जो लॉस एंजेलिस नदी के समानांतर चलता था। उसने अपनी बंदूक अपने कोट से निकाली, कुशलतापूर्वक उसे कई टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें एक एक करके नदी के गहरे पानी में फेंक दिया। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि पीछे कोई निशान नहीं छूटा है। भले ही बाद में किसी ने उस पर हत्या का आरोप लगाया हो, बिना हथियार के उसका अपराध साबित करना बहुत कठिन होगा और वह आजाद भी हो सकता है। फिर रुद्र ने एक छोटा सा घड़ी का बक्सा निकाला। उसने रोलेक्स को अपनी कलाई पर लटकाया और खाली डिब्बे को नदी में दूर फेंक दिया और उसे चींटे के साथ गायब होते देखा। अपनी सावधानियों से संतुष्ट होकर वह वीर के स्थान पर लौट आया। अंदर कदम रखते ही रुद्र सीधे रसोई में चला गया। उसने अपने खून से सने कपड़ों को चूल्हे में फेंककर आग लगा दी। सूट और ऊनी कोट के बारे में यह शर्म की बात थी। उसने उन्हें कुछ दिन पहले ही $70 से अधिक में खरीदा था। एक बार जब उसके कपड़े जलकर राख हो गए तो रुद्र बचे हुए खून को धोने के लिए बाथरूम की ओर चला गया। गर्म पानी ने उसे आराम दिया और जैसे ही वह सूख गया, उसे शांति की एक दुर्लभ अनुभूति महसूस हुई। खाइयों में लड़ाई के बाद उसके पास आराम करने का कभी समय नहीं था। यह हमेशा एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई में सीधा होता था, लेकिन अब उसके पास सांस लेने का एक क्षण था। रुद्र वीर के बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। उसने निर्णय लिया कि दिन का उजाला होते ही वह उसकी जांच करेगा, इस उम्मीद में कि उसका दोस्त वहां पहुंच जाएगा। परिणाम जो भी हो, कम से कम उसने बदला तो ले लिया। नहाने के बाद रुद्र लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। जब वह उठा तो सुबह के करीब 9 बज चुके थे। वह उठा, अपना चेहरा धोया और पास के एक भोजनालय में चला गया। उसने एक हार्दिक नाश्ते का ऑर्डर दिया और अपने भोजन की प्रतीक्षा करते हुए एक समाचार पत्र उठाया। जैसे ही उसने अखबार खोला, एक मोटे शीर्षक ने तुरंत उसका ध्यान खींच लिया। ब्राउन स्ट्रीट पर घातक गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। लेख के साथ पुलिस द्वारा शवों को अपने वाहनों में लादते हुए की तस्वीरें भी थी। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि सभी पीड़ित, जिनकी पहचान एक स्थानीय स्पेनिश गिरोह के सदस्यों के रूप में की गई है, संभवतः गिरोह युद्ध में फंस गए थे। इसने चेतावनी दी कि इससे लॉस एंजेलिस में हिंसा की एक नई लहर शुरू हो सकती है। नागरिकों से हाई अलर्ट पर रहने का आग्रह किया गया है। पुलिस प्रमुख के हवाले से वादा किया गया कि वे जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाएंगे और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। रुद्र न्यूज स्टैंड की ओर चला गया और कई अन्य कागजात ब्राउज करने लगा। उन सभी ने एक ही घटना पर रिपोर्ट की, लेकिन उनमें से किसी ने भी अधिक उपयोगी जानकारी प्रदान नहीं की। हालांकि कुछ लोगों ने उल्लेख किया कि FBI इस संभावना पर विचार कर रही थी कि एक अकेला व्यक्ति जिम्मेदार था। जैसे ही रुद्र ने लेखों को स्कैन किया, उसने पास में एक बातचीत सुनी। एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपको आज सुबह खबर मिली? उस स्पेनिश गिरोह के 6 लोगों का सफाया हो गया। हाँ, यह पूरे पहले पन्ने पर है, दूसरे ने उत्तर दिया। मैं उस दल के कुक को जानता था। सख्त आदमी। वह रेड दानी गिरोह के साथ था। कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से हार जाएगा। आश्चर्य है कि उसने किसे पार किया। निश्चित रूप से कोई अन्य गिरोह आपसी युद्ध शुरू करने की फिराक में है। इस शहर में हमेशा परेशानी बनी रहेगी। पुलिस यहाँ केवल रिश्वत के लिए है। इतने में वीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पास खड़े शॉन और रीड ने देखा और तुरंत चौंक गए। रीड ने जोर से कहा, बॉस आप जाग रहे हैं? मुझे लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया। शॉन ने उसके सिर पर हथकड़ी पहनाई। कुछ चतुराई दिखाओगे?
रीड ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, लेकिन वीर कमजोर ढंग से मुस्कुराया। लगता है कि ग्रिम रीपर अभी मेरे लिए तैयार नहीं है। सीन ने रीड को डॉक्टर को लाने के लिए भेजा। कुछ मिनट बाद डॉमरपी पहुंचे, वीर की जांच की और सहमति में सिर हिलाया। तुम एक सख्त आदमी हो वीर। मुझे यकीन नहीं था कि तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे लचीलेपन ने तुम्हें बचा लिया। अगले 3 से 4 महीनों तक आराम से रहो और तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन भविष्य में अपनी किस्मत पर दबाव मत डालो। एक बार जब डॉक्टर चला गया, वीर ने शॉन की ओर देखा और फुसफुसाया, ठीक है, डॉक्टर चला गया है। उस धुएं के बारे में क्या ख्याल है? बॉस, आप जानते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, शॉन ने उत्तर दिया। यह तो भाड़ में जाए, वीर कुर्राया। अगर मैं सिगरेट का आनंद नहीं ले सकता तो मैं मर भी सकता हूं। शॉन ने नरम पड़ते हुए उसे एक सिगरेट दी। वीर ने जोर से खींचा, लेकिन दर्द के कारण अपनी करवट पकड़कर जोर से खांसने लगा। धिकार है उस कुक को, वह बुदबुदाया। मैं कसम खाता हूं, एक बार जब मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसे मेरे साथ छेड़छाड़ करने पर पछतावा करूंगा। बॉस, कुक पहले ही मर चुका है, रीड ने हस्तक्षेप किया। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। रसोइया मर गया कैसे? शॉन ने अपनी जेब से एक अखबार निकाला और वीर को दे दिया। लेख में बताया गया है कि कैसे कुक और उसके 5 लोग मृत पाए गए। माना जाता है कि वे गिरोह की प्रतिद्वंद्विता के शिकार थे। पढ़ने के बाद वीर ने हैरान होकर ऊपर देखा। क्या हमारे लोगों ने ऐसा किया? शॉन ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं लगता। आज सुबह उच्च अधिकारी पूछ रहे थे, सोच रहे थे कि क्या यह हम हैं, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि यह किसने किया। जो कोई भी था, वे बहुत अच्छे थे। कुक और उसके दल को अपने दम पर बाहर निकाल लिया। रुद्र नाश्ते के बाद क्लिनिक लौटा और चुपचाप वार्ड में प्रवेश कर गया। वीर को शॉन और रीड से बात करते देख उसे राहत की लहर महसूस हुई। वीर, तुम जाग रहे हो, रुद्र ने आगे बढ़ते हुए कहा। जॉन, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, वीर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। रुद्र ने वीर की स्थिति का निरीक्षण किया। अपने पीले रंग के बावजूद वह अच्छे मूड में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे बना लेगा। मैं कल रात तुम्हारे बारे में चिंतित था, रुद्र ने वीर के कंधे पर हाथ रखते हुए स्वीकार किया। फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, उन्होंने कहा। इसमें क्या है? वीर ने लिफाफे पर नजर डालते हुए पूछा। पैसा, रुद्र ने उत्तर दिया। कुक की नकदी। सोचा था कि आप इसे वापस चाहेंगे। वीर ने लिफाफा लिया और उसे खोला, जिसमें दसियों, 20 और सैकड़ों के बिलों का ढेर दिखाई दिया। रुद्र ने जो किया था उस पर कार्रवाई करते हुए उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जॉन, क्या यह तुम थे? वीर ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी। रुद्र ने इससे इनकार नहीं किया। उसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसके अलावा मैंने आपके लिए आपके व्यवसाय का ख्याल रखा। वीर की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। अपनी चोटों के बावजूद उन्हें गर्व महसूस हुआ। यही सच्ची वफादारी दिखती थी। शॉन और रीड अभी भी कमरे में थे, विस्मय से रुद्र को देख रहे थे। अब यह स्पष्ट था, रुद्र ही वह व्यक्ति था जिसने कुक को हटाया था। वे जानते थे कि वह सख्त है, लेकिन यह कुछ और था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह युद्ध में बच गया था। वीर रुद्र को देखकर मुस्कुराया। तुम्हें लगा कि मैं एक मूर्ख हूं, है ना? यही कारण है कि तुम कुक के पीछे चले गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 30% संभावना है। रुद्र ने अपनी आवाज में स्थिरता लाते हुए उत्तर दिया। वीर ने हंसते हुए कहा, अगर मैं मर जाता तो पैसे से मेरा कोई भला नहीं होता। मुझे लगता है आपने इसे मेरे परिवार को दे दिया होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। वही योजना थी। वीर ने बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठा। शॉन और रीड ने तुरंत उसे अधिक आरामदायक स्थिति में लाने में मदद की। ठीक है, तुम दोनों हमें एक क्षण दो, वीर ने निर्देश दिया। और याद रखो, कुक के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, समझे? शॉन और रीड ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। आपके दिमाग में क्या है? एक बार जब वे अकेले थे तो रुद्र ने पूछा। वीर ने रुद्र की आंखों में देखा। जॉन, मुझे एक सहायता की आवश्यकता है। कैसा एहसान? रुद्र ने पूछा। डॉक्टर का कहना है कि मैं 3 से 4 महीने तक एक्शन से बाहर रहूंगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं अपने हितों की देखभाल के लिए भरोसा कर सकूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए चीजें संभालें। आप चाहते हैं कि मैं गिरोह में शामिल हो जाऊं? रुद्र अचंभित रह गया। यह वह नहीं था जिसकी उसे आशा थी। बस अस्थायी रूप से, वीर ने कहा, जब तक मैं अपने पैरों पर वापस नहीं खड़ा हो जाता। यदि आप नहीं हुए तो मैं ठीक होने से पहले ही सब कुछ खो सकता हूं। सीन और रीड के बारे में क्या? रुद्र ने पूछा। वे अच्छे हैं लेकिन महान नहीं, वीर ने उत्तर दिया।
सीन होशियार है लेकिन उसमें हिम्मत की कमी है। रीड बहादुर है लेकिन चीजों के बारे में सोचता नहीं है। उन्हें मार्गदर्शन के लिए आप जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। साथ ही अगर मेरा ऑपरेशन हो जाता है तो मेरे परिवार के पास कुछ भी नहीं बचेगा। रुद्र ने वीर की बात पर विचार किया। उसे अभी तक स्थिर काम नहीं मिला था और वीर उसका दोस्त था। ठीक है, मैं इसे करूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उच्च अधिकारियों के बारे में क्या वे इसके साथ चलेंगे? वीर मुस्कुराया, वह मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही वे बोल रहे थे पुरुषों का एक समूह क्लिनिक में दाखिल हुआ। ऑस्ट्रियाई गिरोह का मुखिया फ्रेड अपने दाहिने हाथ एलन पायने के साथ आया। शॉन और रीड दालान में घूम रहे थे। जल्दी से सीधे हुए और अपनी सिगरेटें बुझा दी। कैसा है वीर? फ्रेड ने पूछा। वह अब जाग रहा है, शॉन ने उत्तर दिया। डॉक्टर का कहना है कि उसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। फ्रेड ने सिर हिलाया और अपने समूह को वार्ड में ले गया। उसने रुद्र को देखा और उसका आकार बढ़ाया। वीर ने तुरंत परिचय दिया, मिस्टर फ्रेड, मिस्टर पायने, यह मेरा करीबी दोस्त है रुद्र। उसने नकदी के लिफाफे की ओर इशारा किया। हमें कुक से पैसे वापस मिल गए, यहाँ जॉन को धन्यवाद। रुद्र की ओर देखते ही फ्रेड की आंखें दिलचस्पी से सिकुड़ गईं। तो यही वह व्यक्ति था जिसने कुक को हटा दिया था। युवा, फिट और शांत, आत्मविश्वास से भरपूर आचरण। तथ्य यह है कि उन्होंने कुक और उनके लोगों से अकेले ही निपटा था, प्रभावशाली था। मुझे तुम्हारी शैली पसंद है, रुद्र, फ्रेड ने कहा। आप में वह साहस है जिसकी हमें इस व्यवसाय में आवश्यकता है। हमारे साथ जुड़ने के बारे में क्या ख्याल है? ऑस्ट्रियाई गिरोह में आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए हमेशा जगह है। 0007 अध्याय 77 जॉइन द ऑस्ट्रियन गैंग एक्सिट मेल की शुरुआत। अध्याय। ऑस्ट्रियाई गिरोह के नेता ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अचानक कहा, तुम में एक गैंगस्टर बनने की क्षमता है। रुद्र ने आंखें झपकाई, अचंभित रह गया। उसे एक गैंगस्टर? उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या यह उसका कठोर चेहरा, उसका आचरण, या सिर्फ उसका नाम था जिसने उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? रुद्र नेता ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने चीजें देखी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ गंदे करने के लिए तैयार है। वीर ने सम्मानजनक तरीके से बैठने की बहुत कोशिश की और अपने दोस्त को बढ़ावा देने के अवसर का लाभ उठाया। बॉस जॉन ने मेरी बहुत मदद की है। वह मेरा सबसे करीबी सहयोगी है। मैं किसी भी दिन अपने क्षेत्र को लेकर उस पर भरोसा करूंगा। गैंग लीडर फ्रेड ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक उसी तरह रुद्र ने पाया कि वह ऑस्ट्रियाई गिरोह का हिस्सा बन गया है, भले ही वह एक सीमांत सदस्य के रूप में हो। वीर ने फिर बिस्तर से एक मोटा लिफाफा उठाया और फ्रेड को दे दिया। बॉस, रुद्र ने कुक का बकाया वसूलने में मेरी मदद की। मैं अब इसे वापस कर रहा हूँ। फ्रेड के दूसरे नकमान एलन पायने ने लिफाफा लिया, उसे खोला और जल्दी से नकदी पर हस्ताक्षर किया। $6,800 एलन ने घोषणा की। 5,000 बकाया राशि थी, बाकी 1,800 अतिरिक्त है। फ्रेड ने बिलों का ढेर लिया, 1,000 निकाले और वीर को दे दिए। यहाँ आपका कट है। वीर ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ पैसे स्वीकार कर लिए। वह रकम सिर्फ उसके लिए नहीं थी, गिरोह के नियमों के अनुसार शॉन और रीड को भी हिस्सा मिलेगा। इसके बाद फ्रेड ने एक और 1,000 को छील दिया। और यह आपके चिकित्सा खर्चों के लिए है। आप हमारे लिए काम करते समय घायल हो गए, गिरोह अपना ख्याल रखता है। धन्यवाद बॉस, वीर ने कहा। पैसे लेते समय उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। इसके बाद फ्रेड ने $1,800 गिने और रुद्र को दे दिए। रुद्र ने झिझकते हुए जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण से फ्रेड की ओर देखा। फ्रेड ने मुस्कुराते हुए समझाया, कुक ने हम पर केवल 5,000 का बकाया किया है, बाकी आपका है। आपने इसे अर्जित किया है। रुद्र को जल्द ही एहसास हुआ कि फ्रेड जानता था कि अपने लोगों की देखभाल कैसे करनी है। उचित हिस्से, चोटों के लिए मुआवजा और यहाँ वहाँ थोड़ा अतिरिक्त, यह सब उसके लोगों के बीच वफादारी और विश्वास पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति थी। कृतज्ञ न दिखना चाहते हुए रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे स्वीकार कर लिए। रुद्र की स्पष्टता से फ्रेड प्रसन्न लग रहा था। अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तभी वीर बोला, बॉस को के दल के बारे में क्या? स्पेनवासी इसे फिसलने नहीं देंगे, ठीक है? फ्रेड का चेहरा सख्त हो गया। यह मुझ पर छोड़ दो। कुक ने हमारे नियम तोड़े हैं। यदि स्पेनवासी उनके साथ नहीं खेल सकते हैं तो हम हमेशा अन्य आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढ सकते हैं। हमारे क्षेत्र में विकल्पों की कमी नहीं है। ऑस्ट्रियाई गिरोह को प्रतियोगिता के बारे में अच्छी तरह से पता था। भले ही स्पेनियों के पास अच्छा सस्ता माल था, फिर भी बेचने के लिए हमेशा अन्य लोग तैयार रहते थे। थोड़ी और चर्चा के बाद फ्रेड और एलन गिरोह के बाकी सदस्यों को कमरे में छोड़कर चले गए।
वीर रुद्र की ओर मुड़ा और उसके कंधे पर ताली बजाई। मुझे तुम पर भरोसा है भाई। फिर वह शॉन और रीड की ओर मुड़ा। तुम दोनों रुद्र के करीब रहो। याद रखो वह मरीन में मेरा कमांडिंग ऑफिसर था। शॉन और रीड ने सहमति में सिर हिलाया। वे पहले से ही रुद्र से प्रभावित थे। कुक और उनके समूह का अकेले मुकाबला करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। ऐसे कौशल ने स्वाभाविक रूप से उनके सम्मान का कारण बना दिया। चिंता मत करो बॉस, हमें उसका समर्थन मिल गया है, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। इस बीच विला में वापस आकर फ्रेड और एलन के बीच त्वरित चर्चा हुई। इससे पहले कि फ्रेड ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया, दूसरे छोर पर स्पेनिश गिरोह का नेता दानी था। उठाते ही दानी की आवाज गुस्से से भर गई। फ्रेड, क्या यह तुम्हारे आदमी थे जिन्होंने कुक को मार डाला? वह मेरे सबसे अच्छे लोगों में से एक है। मेरे 6 लोग ऐसे ही मर गए। फ्रेड शांत लेकिन दृढ़ था। दानी, आपने पहले सीमा लांघी। क्या कुक ने आपकी सहमति से काम किया? क्या स्पेनवासी हमारे सहयोग को समाप्त करके युद्ध शुरू करना चाह रहे हैं? दानी झिझकी। उसका गुस्सा नरम हो गया। नहीं, कुक ने अपने आप काम किया, इसकी मंजूरी नहीं दी गई थी। अच्छा, फ्रेड ने जारी रखा, यदि आप व्यवसाय करना जारी रखना चाहते हैं तो नियमों का पालन करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जानते हैं कि इसके परिणाम होंगे। दानी ने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए तेजी से सांस छोड़ी। ठीक है फ्रेड, कुक ने गड़बड़ कर दी और उसने इसके लिए भुगतान किया है। हम इस मामले को समाप्त मानेंगे और अपना व्यवसाय जारी रखेंगे। फ्रेड को इस नतीजे की उम्मीद थी। वह थोड़ा मुस्कुराया, बस सुनिश्चित करें कि अगली बार ऐसा ना हो। मैं समझता हूँ, दानी ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसने फोन पटक दिया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। पहले कभी किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने एक सिगार पकड़ लिया और गुस्से में उसे लंबा खींच लिया। मैं ऑस्ट्रियाई गिरोह को कुचल दूंगा, उसने अपने रणनीतिकार बर्नस्टीन की ओर मुड़ते हुए कसम खाई। क्या आयरिश के साथ बैठक आज रात के लिए निर्धारित है? हाँ, हॉफमैन बार में रात 8 बजे, बर्नस्टीन ने पुष्टि की। दानी ने सिर हिलाया। मैक्सिकन, फ्रेंच, रूसियों और एलए के हर दूसरे गिरोह से संपर्क करें। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। बर्नस्टीन कॉल करने के लिए चला गया और दानी बेवली हिल्स के क्षितिज को देखते हुए खिड़की के पास चली गई। उसका मन सत्ता और विजय के विचारों से उमड़ रहा था। मैं लॉस एंजेलिस के अंडरवर्ल्ड पर राज करूंगा, वह बुदबुदाया, जैसा कि अल कैपोन ने शिकागो में किया था। मैं इस शहर का राजा बनूंगा। रात हो गई और जल्द ही एक शानदार कार हॉफमैन बार के बाहर रुकी। दानी, बर्नस्टीन और उनके 2 आदमी बाहर निकले। वे वहां परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए वे निहत्थे आए और प्रवेश द्वार पर उनकी तलाशी ली गई। अंदर उन्हें एक निजी कमरे में ले जाया गया जहां 2 आदमी इंतजार कर रहे थे, आयरिश नॉर्थ शोर गिरोह के नेता हेमी वीस और उनके लेफ्टिनेंट बग्स मोरन। हेमी वीस के बारे में एक अजीब नजर थी। एक लंबा चेहरा जो पारंपरिक अंग्रेजी बाल कटवाने से चमक रहा था, जो लगभग हास्यास्पद लग रहा था। लेकिन किसी ने हंसने की हिम्मत नहीं की। वह युवा था, केवल 28 वर्ष का, लेकिन उसने एलए में कई ब्लॉकों को नियंत्रित किया। उसका गिरोह अपनी क्रूर रणनीति के लिए जाना जाता था। हेमी धूर्त मुस्कान के साथ दानी का हाथ हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। आपने कुछ महत्वपूर्ण बताया दानी। मुझे आशा है कि आप अपना माल मेरे क्षेत्र में बेचने की योजना नहीं बना रही हैं। याद रखें, मुझे अपने व्यवसाय की सुरक्षा भी करनी है। दानी की आंखें सिकुड़ गईं। ऑस्ट्रियाई गिरोह के क्षेत्र पर कब्जा करने के बारे में आप कैसा महसूस करेंगे? हेमी की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। उन्होंने दानी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तुम्हारा यहाँ क्या खेल है? मैं बदला लेना चाहता हूँ, दानी ने कहा। उसकी आवाज ठंडी थी। हेमी को संदेह हुआ। आप कुक पर युद्ध शुरू करना चाहते हैं? दानी ने आगे झुकते हुए उत्तर दिया, यह सिर्फ कुक से कहीं अधिक है। यह व्यवसाय के बारे में है। मैं ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ मुनाफा बांटने से थक गया हूं जब वे धमकियों के अलावा कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे 6 लोगों को मार डाला और फिर फ्रेड ने मुझे फोन करने और ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत दिखाई जैसे कि यह मेरी गलती है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम सेना में शामिल हो जाएं तो हम ऑस्ट्रियाई गिरोह को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। मेरा रेड दानी दल उनके क्षेत्र और संपत्ति का 40% हिस्सा ले लेगा और बाकी आपका है। आप क्या कहते हैं? दानी ने अपनी बात खत्म की और हेमी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। 0008 अध्याय 88 द ऑस्ट्रियन इन बिजनेस एक्सचेंज की शुरुआत। अध्याय। आगे बढ़ने के लिए आपकी क्या रणनीति है? हेमी वीस पीछे झुक गया। उसकी नजर दानी पर टिकी। उन्हें निचोड़ो, दानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। सबसे पहले हम ऑस्ट्रियाई गिरोह की संपत्तियों को निशाना बनाते हैं, उनके क्लब, बार और भूमिगत कैसीनो। हम उनके लोन शार्किंग और तस्करी के संचालन को भी बाधित करेंगे।
उन्हें थोड़ा थोड़ा करके कमजोर करेंगे, फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए अंतिम झटका देंगे। और आपने विचार किया है कि वे कैसे प्रतिकार कर सकते हैं? हेमी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। दानी मुस्कुराया। हम विवेकपूर्वक शुरुआत करेंगे। लोगों को उनके क्लबों और बारों में परेशानी पैदा करने के लिए प्रेरित करें। हम उनकी शराब की डिलीवरी को हाईजैक कर सकते हैं, उनके कैसीनो पर छापा मार सकते हैं और यहाँ तक कि सीमा शुल्क का उपयोग करके उनके तस्करी मार्गों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इन युक्तियों के साथ उन्हें कुछ ही समय में नियंत्रित किया जाएगा। हेमी वीज ने अपना विस्की का गिलास उठाया, सोच समझकर एक घूंट लिया, फिर मुस्कुराए। मुझे आपकी योजना पसंद है दानी, मैं अंदर हूं। उसने अपना हाथ दानी की ओर बढ़ाया। हेमी से हाथ मिलाते समय दानी की आंखें संतुष्टि से चमक उठी। उसकी योजना का पहला बड़ा कदम गति पकड़ चुका था और वह लगभग जीत का स्वाद चख सकता था। दोनों व्यक्तियों ने अपने समझौते को मजबूत किया। एक अस्थायी गठबंधन ऑस्ट्रियाई गिरोह को एक साथ खत्म करने के लिए बनाया गया। जैसे ही दानी अपने सलाहकार के साथ चला गया, हेमी के डिप्टी बक्स मोरन उसकी ओर मुड़े। क्या तुम सच में उस पर भरोसा करती हो हेमी? हेमी सिगार जलाते हुए हंसी। उस पर भरोसा करो, कोई मौका नहीं। दानी भावुक होने वालों में से नहीं है, अपने आदमियों का बदला ले रहा है। यह सिर्फ एक कहानी है। संभवतः उसका लक्ष्य हमें ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ संघर्ष में घसीटना है। जब दोनों पक्ष थक जाएंगे तो वह आगे आकर सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर गठबंधन पर सहमति क्यों? मोरन ने हैरान होकर पूछा। हेमी ने कंधे उचकाए। यह शतरंज का खेल है। हम हमेशा ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ मतभेद में रहे हैं। जब तक हम कर सकते हैं तब तक बर्तन क्यों ना हिलाएं, हमें अराजकता में कुछ लाभ मिल सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दानी हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हम तुरंत उसका इस्तेमाल करेंगे। मोरन ने हेमी के गिलास से टकराने के लिए अपना गिलास उठाते हुए सिर हिलाया। उन्होंने एक जानकार मुस्कान साझा करते हुए शराब पी। उनकी दुनिया में कोई भी भोला भाला नहीं था, हर कदम की गणना की गई थी और हर किसी का अपना एजेंडा था। यह राजनीति से बहुत अलग नहीं था, केवल दांव ऊंचे थे। जैसे ही दानी अपनी कार में बैठकर चला गया, वह अपने सलाहकार बस्टीन की ओर मुड़ा। देखा, आयरिश लोगों को प्रभावित करना मुश्किल नहीं था। ऑस्ट्रियाई लोगों के प्रति उनकी नफरत गहरी है। वे उन्हें नीचे गिराने के लिए किसी भी मौके पर कूद पड़ेंगे। अन्य गिरोहों के साथ चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं? हमने मैक्सिको वासियों को लाइन में लगा लिया है। हम कल उनके बॉस से मिल रहे हैं। जहां तक फ्रांसीसियों की बात है, इसमें कुछ दिन लगेंगे। वे सैन फ्रांसिस्को में हैं और रूसी और डंडे। दानी ने पूछताछ की। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से संभाल लूंगा, बस्टीन ने उत्तर दिया। उन्हें कोक मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करें और वे हमारी बोली मानने के लिए उत्सुक होंगे। दानी ने अपने शासन के तहत शहर की कल्पना करते हुए नियन रोशनी वाली सड़कों को देखते हुए सिर हिलाया। जल्द ही उसने सोचा, जल्द ही। अगले दिन रुद्र ने अपनी नई भूमिका शुरू की। शॉन और रीड ने उसे एक ट्रक में बैठाया और शहर के एक खस्ताहाल हिस्से में ले गए। वे लोहे के एक बड़े गेट तक पहुंचे और शॉन ने हॉर्न बजाया। गेट का एक झिरी खुल गया। शॉन ने हाथ हिलाया और गेट चौड़ा हो गया, जिससे उन्हें गोदामों से भरे आंगन में जाने की अनुमति मिल गई। शॉन ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए रुद्र से कहा, इस भंडार में आपका स्वागत है। यह वह जगह है जहां हमारी सारी शराब और धूम्रपान रखा जाता है। उन्होंने आगे कहा, हम अपने क्षेत्र में 7 बार और 2 क्लबों की आपूर्ति के प्रभारी हैं। हमें हर शाम इन्वेंट्री मिलती है। सुबह इसे यहाँ से उठाते हैं और वितरित करते हैं। पब साप्ताहिक रूप से हमारे साथ अपने खातों का निपटान करते हैं और हम इसे हर सोमवार को श्रृंखला में सौंप देते हैं। एक हटाकट्टा आदमी रुद्र की ओर ध्यान देने से पहले शॉन और रीड का अभिवादन करते हुए आया। यह रुद्र है, शॉन ने परिचय दिया, वीर का भाई। वह अब से हमारे क्षेत्र की देखरेख करेगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा जॉन। मैं बेंसन सहायक गोदाम प्रबंधक हूँ। उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को बधाई दी। जैसे ही वे अंदर गए, बेंसन ने पूछा, वीर कैसा है? शॉन ने उत्तर दिया, वह अब स्थिर है। कुछ महीनों में वह अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाएगा। बेंसन ने सिर हिलाया, फिर उत्सुक होकर झुक गया। वैसे क्या आपको पता है कि कुक और उसके दल को किसने मारा? लोग बात कर रहे हैं। उन सभी लोगों से अकेले निपटना कोई कठिन व्यक्ति रहा होगा। शॉन ने रुद्र पर एक नजर डाली, फिर मुस्कुराया। कोई सुराग नहीं, बॉस की चाल हो सकती है। क्रेड के जाने से पहले उसने उन्हें मुख्य रूप से रुद्र की सुरक्षा के लिए रुद्र की भागीदारी को गुप्त रखने का निर्देश दिया था। रुद्र को प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं थी, जीवित रहना उसकी प्राथमिकता थी। तो शॉन ने कवर स्टोरी के साथ काम किया। गोदाम के अंदर शॉन ने इन्वेंट्री सूची को देखना शुरू कर दिया।
विभिन्न प्रकार के सामान थे, विस्की, रम, वोदका, ब्रांडी, टकीला, फलों की वाइन, मार्लबोरो, कैमल, बिना ब्रांड वाली सिगरेट और विभिन्न शिकार। जैसे ही सामान ट्रक पर लादा गया, शॉन और रीड ने गिनती का काम संभाला। एक बार जब सब कुछ लोड हो गया तो शॉन ने हस्ताक्षर करने के लिए रुद्र को सूची सौंप दी। रुद्र ने कुल $3000 से अधिक की रकम पर नजर डाली, यह मानते हुए कि 1945 में औसत कर्मचारी का वेतन लगभग $200 प्रति माह था। यह भार कई लोगों के लिए एक वर्ष के वेतन से अधिक का प्रतिनिधित्व करता था। यह उनके क्षेत्र से केवल एक दिन की दूरी थी। जैसे ही वे गोदाम से बाहर निकले, रुद्र ने पूछा, क्या ये सब वैध हैं? बिल्कुल, शॉन ने कहा। उत्तम दर्जे का सामान, तो हम लाभ कैसे कमाए? रुद्र ने जोर से आश्चर्य किया। बार और क्लबों में कीमतें बढ़ जाएंगी। शॉन हंसे नहीं। हमारी कीमतें वास्तव में बाजार दर से कम हैं। यह कैसे लाभदायक है? तस्करी और कर चोरी मेरे दोस्त। तंबाकू और शराब पर सरकार का कर अत्यधिक है, 40 से लेकर 80 तक। अगर हम वैध हो गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम घरेलू करों से बचते हैं और अपने स्वयं के तस्करी चैनलों के माध्यम से विदेशी सामान लाते हैं। यहाँ तक कि अन्य आपूर्तिकर्ता भी हमसे खरीदते हैं। यह निषेध के दौरान की तुलना में कम आकर्षक है, लेकिन मार्जिन अभी भी ठोस है, खासकर महंगी चीजों पर। अपराध नाटकों से परिचित और गिरोह संस्कृति के छात्र रुद्र अच्छी तरह से जानते थे कि कैसे निषेध युग ने अमेरिकी गिरोहों के उदय को बढ़ावा दिया था, जिससे उन्हें विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता मिली थी। निषेध समाप्त होने के बाद भी तस्करी और कर चोरी प्रमुख राजस्व धाराएं बनी रही। क्या आईआरएस इस पर कार्रवाई नहीं करता? रुद्र ने पूछा। वे ऐसा करते हैं, लेकिन हम चीजों को छिपाकर रखते हैं और जब यह गर्म हो जाता है तो बॉस चीजों को सुचारू कर देते हैं। वे पहले पड़ाव पर पहुंचे, बनी नाइट क्लब, जहां वीर रुद्र को उसके पहले दिन ले गया था। प्रबंधक सामने आया, डिलीवरी स्वीकार की और कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। नाइट क्लब की डिलीवरी खत्म करने के बाद वे बार की ओर चले गए। सुबह 10 बजे तक उन्होंने सारा सामान वितरित करते हुए अपना चक्कर पूरा कर लिया। चलो कुछ नाश्ता कर ले, शॉन ने सुझाव दिया। रुद्र ने सिर हिलाया। अच्छा लगता है, चलो खाना खाते हैं। 0009 अध्याय 99 खरीद बंदूकें 160 तमिल की शुरुआत अध्याय। उन्हें एक छोटा मंद रोशनी वाला भोजनालय मिला और उन्होंने कॉफी के गर्म कप के साथ बर्गर का ऑर्डर दिया। जैसे ही शॉन ने अपना खाना खाया, उसने कहा, अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। आमतौर पर दोपहर में 3 या 4 बजे के आसपास बार और नाइट क्लब खुलने लगते हैं। तभी हम अपना चक्कर लगाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो यह सब स्थिति का आकलन करने के बारे में था। अगर कोई शराबी उत्पात मचाता है तो उसे बाहर फेंक दो। यह आमतौर पर सीधा है। हमारी मुख्य चिंता यह है कि अगर कोई प्रतिद्वंद्वी गिरोह परेशानी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। ज्यादातर गिरोह अपने ही क्षेत्र में बने रहते हैं। वह कॉफी का एक घूंट लेने के लिए रुके, फिर आगे कहा, शाम को हम बार मालिकों से उनकी शराब की बिक्री के बारे में जांच करते हैं और अगले दिन के लिए ऑर्डर लेते हैं। हम आमतौर पर सुबह 1 या 2 बजे तक काम पूरा कर लेते हैं। रुद्र यह सोचे बिना नहीं रह सका कि यह कार्य आसानी से पैसा कमाने से बहुत दूर है, लेकिन इस समय में यह किसके लिए आसान था? कर्ज वसूलने के बारे में क्या? रुद्र ने उत्सुक होकर पूछा। हमें एक स्थायी काम मिला है। हम जो कोक आपूर्ति करते हैं उसके लिए स्पेनियों से अपना हिस्सा प्राप्त करना। कुक से संभालते थे, लेकिन अब जब आपने उनकी देखभाल कर ली है तो हमें देखना होगा कि अगला कदम कौन उठाता है। शॉन ने यह कहते हुए रुद्र की ओर देखा। यहाँ अतिरिक्त काम भी है, जैसे कैसिनो और लोन शार्क के लिए ऋण एकत्र करना। यदि आप कुछ अधिक कमाना चाहते हैं तो ये अतिरिक्त काम है, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप इसमें उतरने से पहले मुख्य काम के बारे में जान लें। रुद्र ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि ऋण वसूली केवल आय बढ़ाने का एक तरीका था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने बर्गर का एक टुकड़ा खाया और शॉन से पूछा, क्या कुछ बंदूकें मेरे हाथ में आने का कोई तरीका है? मुझे कुछ और चाहिए। इस कार्य में खतरा हमेशा आसपास रहता था। निहत्था होना कोई विकल्प नहीं था। घटना के बाद उसने वीर की बंदूक को नदी में फेंक दिया था, इसलिए अब उसे स्टॉक करने की जरूरत थी। शॉन ने जवाब दिया, बंदूकें खरीद रही हैं, कोई समस्या नहीं। यहाँ खत्म होने के बाद मैं आपको ओल्ड माइक दिखाने ले जाऊंगा। खाना खत्म करने के बाद वे तीनों शहर के किनारे एक बंदूक की दुकान की ओर चले गए, जो सामान्य रास्ते से थोड़ा हटकर लग रही थी। वह स्थान रुद्र की अपेक्षा से अधिक बड़ा था। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, शॉन ने कहा, ओल्ड माइक हम में से एक है। वह इस दुकान को चलाता है और काले बाजार में आग्नेयास्त्रों का कारोबार भी करता है।
ज्यादातर लोग अपना सामान उससे लेते हैं। वे दुकान में दाखिल हुए और शॉन ने कुर्सी पर आराम कर रहे एक परेशान बूढ़े आदमी को बुलाया। ओल्ड माइक, हमारे पास आपके लिए कुछ काम है। उस आदमी ने, जिसके चांदी जैसे बाल थे और बड़ी हुई दाढ़ी थी, अपनी आंखें खोली उठा और उनके पास आया। रुद्र की ओर ध्यान देने से पहले उसने शॉन की ओर देखा। यह कौन है? रुद्र सिंह ने परिचय दिया। वह वीर का भाई है। वीर अभी शांत है, इसलिए जॉन उसके लिए चीजें संभाल रहा है। बूढ़े माइक ने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कभी सेवा करते हो? हाँ, मरीन कॉर्प्स, रुद्र ने उत्तर दिया। बूढ़े ने सहमति में सिर हिलाया। मैं बता सकता हूं कि आपने कुछ कार्रवाई देखी है। मैंने महान युद्ध के दौरान ऑस्ट्रो-हंगेरियन सेना में सेवा की थी। साम्राज्य के पतन के बाद यहीं पर समाप्त हुआ। ओल्ड माइक, जॉन कुछ गुणवत्ता वाली मारक क्षमता की तलाश में है, शॉन ने बीच में कहा। बूढ़े माइक ने फिर से सिर हिलाया और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही वे चल रहे थे, शॉन ने झुककर रुद्र से फुसफुसाया, अगर तुमने उसे ऐसा करने दिया तो वह युद्ध के बारे में तुम्हारा कान काट देगा। रुद्र मुस्कुराया। वे पुराने माइक का पीछा करते हुए एक भारी लोहे के दरवाजे तक गए। उसने इसका ताला खोला और हथियारों की अलमारियों से भरा एक गोदाम प्रकट किया। बंदूकें करीने से रखी हुई थी, मंद रोशनी में चमक रही थी। रुद्र के लिए यह एक कैनी स्टोर में कदम रखने जैसा था। बूढ़े माइक ने आगे बढ़ते हुए रास्ता बताया। इनमें से अधिकांश अधिशेष हैं या उपयोग किए जा चुके हैं। आपके पास M1 गारन, M1 कार्बाइन माउजर 98 और ब्रिटिश इनफील्ड है। उसने एक राइफल उठाई और रुद्र को दे दी। यह यहाँ M1941 जॉनसन सेमी ऑटोमेटिक है, जिसका उपयोग नौसैनिकों द्वारा किया जाता है। आपको इसे जानना चाहिए। राइफल उठाते ही रुद्र की सैन्य प्रवृत्ति जाग उठी। ऐसा लगा जैसे यह उसके अपने शरीर का ही विस्तार हो। ठोस लग रहा है, रुद्र ने बोल्ट को पीछे खींचते हुए और ट्रिगर का परीक्षण करते हुए टिप्पणी की। बूढ़ा माइक मुस्कुराया। मैं सिर्फ बंदूकें नहीं बेचता, मैं उनकी देखभाल भी करता हूँ। यहाँ का हर टुकड़ा वास्तव में आपके द्वारा चुना और रखरखाव किया जाता है। मैं इसे लूंगा, रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। बूढ़ा माइक मुस्कुराया। वह 105 होगा और मैं 100 राउंड फेंकूंगा। यह सस्ता नहीं था, अधिकांश के लिए आधे महीने का वेतन, लेकिन रुद्र ने जब इसे देखा तो उसे गुणवत्ता का पता चल गया। शॉन, जो कभी वार्ताकार था, बोला, चलो माइक, ये प्रयुक्त बंदूकें हैं और उत्पादन लागत आप जो चार्ज कर रहे हैं उसका एक अंश है। बूढ़े माइक ने जवाब दिया। आप मुर्गी से ताज़ा अंडे चाहते हैं, आपको ये मुफ्त में नहीं मिलेंगे। कीमत तो बहुत है। रुद्र हंसा। इसे 100 बनाओ और मुझे 200 राउंड दे दो। सौदा। बूढ़े माइक ने सिर हिलाकर लेनदेन पर मुहर लगाते हुए कहा। वे सबमशीन गन की ओर बढ़े। थॉम्पसन के बारे में क्या ख्याल है? शिकागो टाइपराइटर या शायद एक जर्मन MP40 SD44? रुद्र को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे थॉम्पसन दो, उसने कहा, यह जानते हुए भी कि यह सर्वोत्कृष्ट गैंगस्टर का हथियार था। उसने 2 M1911 पिस्तौलें भी निकाली, यह याद करते हुए कि कैसे उसने कुक को मारने के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौलें छोड़ दी थी। अच्छे उपाय के लिए उसने एक कोल्ट रिवॉल्वर और एक विंचेस्टर M1887 शॉटगन ले ली। कुक की पसंद का हथियार जो अब उसका है। बूढ़े माइक ने मशीन गन से लेकर ग्रेनेड तक सब कुछ पेश किया, लेकिन रुद्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर हमें जरूरत होगी तो हम उन्हें हासिल करेंगे। माइक ने उसे भविष्य में किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ने पर अच्छी कीमत देने का वादा किया। कुल राशि 460 थी, जो कि रुद्र द्वारा अभी भी अर्जित की गई नकदी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन उसे लगा कि यह पैसा अच्छी तरह से खर्च किया गया है। पीछे की ओर एक शूटिंग रेंज थी। रुद्र ने अपने नए हथियारों का परीक्षण किया। 50 मीटर के लक्ष्य को सटीकता से मारा। प्रत्येक शॉट के साथ धातु की ध्वनि गूंजती रही। सीन और रीड ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन रुद्र की सटीकता की बराबरी नहीं कर सके। जॉन, आपका लक्ष्य अचूक है, शॉन ने स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर कहा। अभ्यास करो, रुद्र ने उत्तर दिया। हजारों राउंड और कोई भी शार्प शूटर हो सकता है। बूढ़ा माइक, जो देख रहा था, ने सहमति में सिर हिलाया। वह सही है। यदि आप अच्छी शूटिंग करना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। बिना कुछ बोले चले जाने से पहले बूढ़े माइक ने तेजी से फायरिंग करते हुए और आसानी से लक्ष्य को भेदते हुए करवट ली। जैसे ही उन्होंने उसे जाते देखा, रुद्र को बूढ़े व्यक्ति के कौशल के प्रति गहरा सम्मान महसूस हुआ। रेंज में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने ओल्ड माइक की दुकान छोड़ दी और बनी नाइट क्लब में समाप्त होने से पहले कुछ बार का दौरा किया। तब तक शाम ढल चुकी थी और क्लब भरने लगा था। रुद्र, शॉन और रीड बाउंसर के पास से गुजरे, जिन्होंने सिर हिलाकर उनका स्वागत किया। शॉन ने कहा, आइए बैठने के लिए जगह ढूंढें।
यह आमतौर पर काफी शांत है। जैसे ही वे भीड़ से गुजरे, लाल पोशाक में एक आकर्षक गोरी महिला ने शॉन की नजर पकड़ी। उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया, फिर उसका ध्यान रुद्र की ओर गया। उसने चंचल मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सुंदर लड़का कौन है शॉन? यह रुद्र है, मेरा नया बॉस। वह अब यहाँ सब कुछ चला रहा है, शॉन ने समझाया। महिला फर्श पर अपनी एड़ियां रगड़ते हुए करीब आई और रुद्र के ठीक सामने रुक गई। वह लगभग उसके जितनी लंबी थी और उसने गहरी भूरी आंखों से उसे देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर रुद्र, उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं मारिसा हूँ। इसी तरह रुद्र ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया। अगर आपके पास समय है तो हमें ड्रिंक करना चाहिए, उसने सुझाव दिया। अवश्य, चुलबुली मुस्कान के साथ मारिसा मुड़ी और चली गई। उसके कूल्हे हर कदम पर हिल रहे थे। रीड ने उसे जाते हुए देखा, स्पष्ट रूप से मंत्रमुग्ध। वह कभी भी हम में से किसी के साथ इतनी मित्रतापूर्ण नहीं रही, यहाँ तक कि वीर भी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपको पसंद करती है, शॉन हंसा। जॉन मारिसा यहाँ की स्टार है। उसके पास आकर्षण है और वह बहुत सारा व्यवसाय लाती है। बॉस उसे इसके लिए अच्छा भुगतान करता है। रुद्र ने मन ही मन सोचा कि मारिसा सिर्फ एक सुंदर चेहरे से कहीं अधिक है। वह अपनी कला में निपुण थी। बहुत सारे लोग उसका पीछा करते हैं, शॉन ने आगे कहा, लेकिन बहुत से लोग कहीं नहीं पहुंच पाते। हालांकि जिस तरह से उसने आपकी ओर देखा, अगर आप अपने पत्ते सही से खेलते हैं तो आपके पास एक मौका हो सकता है। 001 अध्याय 1010 गैंग्स बिजनेस एक्सटी कमल का प्रारंभ अध्याय। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बार में धीरे धीरे जान आ गई। हवा धुएं, महंगी शराब की खुशबू और संगीत की लयबद्ध लय से भरी हुई थी। आनंद भरी रात के वादे से लुभाई गई भीड़ ने उस स्थान को ऊर्जा और प्रत्याशा से भर दिया। इस भीड़ के बीच रुद्र की नजर लाल रंग की एक आकर्षक आकृति पर पड़ी, जो पुरुषों के समूह से घिरी हुई थी। पॉलिश किए हुए जूतों के साथ तीखे सूट पहने ये लोग खुद को परिष्कृत दिखाते थे, लेकिन रुद्र ने उनके मुखौटे को देख लिया। वह जानता था कि उनके इरादे सरल थे। वे सभी एक ही चीज चाहते थे, अपने सामने आकर्षक महिला को बिस्तर पर ले जाना। हालांकि मारिसा ने उनकी बढ़त को सहजता से संभाला। उनमें आकर्षण और निहत्था करने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे प्रत्येक पुरुष को ऐसा महसूस होता था कि केवल वही महत्वपूर्ण है। आखिरकार वह नाइट क्लब की स्टार आकर्षण थी और उसने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। रुद्र की नजरों को अपनी ओर महसूस करते हुए मारिसा ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर के लिए उनकी नजरें मिली और उसने अपना ध्यान अपने उत्सुक प्रशंसकों की ओर मोड़ने से पहले उसे एक चंचल जानने वाली मुस्कान दी। वह खतरनाक है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में प्रशंसा और सावधानी का मिश्रण झलक रहा था। कहीं और शहर के दक्षिण की ओर एक और नाइट क्लब एक अलग तरह की ऊर्जा से स्पंदित था। यह क्लब बनी बार से अलग एक दुनिया थी। यहाँ संगीत तेज था, नृत्य अधिक उन्मत्त था और हवा अधिकता की गंध से भारी थी। अंधेरे कोनों में संरक्षक खुलेआम नशीली दवाओं के उपयोग सहित सभी प्रकार की अवैध गतिविधियों में लगे हुए थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां नियमों में शासनादेशों से अधिक सुझाव थे, बुराई का असली अड्डा। डैनी ने बस्टीन के साथ क्लब में प्रवेश किया। जब उसने अपने चारों ओर अराजकता का सर्वेक्षण किया तो उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी। यह जगह एक सर्कस है, वह मन ही मन बुदबुदाया। एक एकांत वीआईपी इलाके में दानी की मुलाकात नेमेसियों से हुई, जो एक कुख्यात गिरोह का नेता था जिसकी प्रतिष्ठा क्रूर होने के साथ साथ हिंसक भी थी। नेमेसियों की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह छोटा लेकिन मजबूत शरीर वाला था। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी, जो सड़कों पर बिताए गए जीवन का बखान करती थी। कई लोग द स्क्विड के नाम से जाने जाते हैं। नेमेसियों ने अपनी आक्रामकता और चालाकी के माध्यम से एक छोटे चोर से गिरोह के मालिक तक का सफर तय किया था। नेमेसियों ने अपने सामने मेज पर पाउडर की लाइन से एक लंबी कृपापूर्ण खर्राटेली दानी की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उस क्षण का आनंद लिया। तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी दानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरी बार मैंने सुना आप मेरे क्षेत्र में कदम रख रहे थे, मेरे कोक व्यापार को कम कर रहे थे। दानी ने एक उदासीन मुस्कान पेश की। वह छोटी सी बात थी नेमेसियो, मैं यहाँ एक बहुत बड़े प्रस्ताव के साथ आया हूँ। रुचि है? नेमेसियो की जिज्ञासा शांत हो गई। कैसा प्रस्ताव? दानी करीब झुक गया। उसकी आवाज धीमी थी। ऑस्ट्रियाई लोगों के पास सबसे अच्छा क्षेत्र है, प्रमुख अचल संपत्ति धनी ग्राहक। उन्होंने हाल ही में हमारे कुछ लोगों को मार डाला और मैं जवाबी हमला करने की योजना बना रहा हूँ। मैंने पहले ही आयरिश को अपने साथ मिला लिया है और हम ऑस्ट्रियाई क्षेत्र पर कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? नेमेसियो पीछे की ओर झुका। उसकी आंखों में गणनात्मक दृष्टि थी।
आयरिश इस पर सहमत हुए। दानी ने सिर हिलाया। वे बोर्ड पर हैं। और मेरा कट क्या है? 30%। दानी ने सहजता से उत्तर दिया। नेमेसियो ने उपहास किया। बिल्कुल नहीं, मुझे 60 चाहिए। दानी शांत रहे। आयरिश लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं नेमेसियो, उन्हें 40% मिलता है। सच तो यह है कि दानी दोनों तरफ से खेल रहा था। उन्होंने आयरिश को भी 60% देने का वादा किया था, लेकिन धोखा खेल का हिस्सा था और उन्होंने इसे अच्छे से खेला। नेमेसियो ने भौहें चढ़ा दी। आयरिश, उनके पास केवल 200 लोग हैं। अगर मुझे जरूरत हो तो मैं 1000 मैक्सिकन लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं। दानी को पता था कि नेमेसियों की संख्या बढ़ी हुई थी, ज्यादातर छोटे अपराधियों और हताश तस्करों से बनी थी जो आयरिश की तुलना में बहुत कम संगठित या दुर्जय थे। लेकिन वह विचार करने का नाटक करते हुए खेलता रहा। ठीक है, 60% तो है, लेकिन तुम्हें अपना वजन कम करना होगा। नेमेसियो संतुष्ट होकर मुस्कुराया। सौदा हम कब शुरू करेंगे? दानी ने उत्तर दिया। सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे ही दानी और बस्टीन नाइट क्लब से बाहर निकले, दानी ने घृणा से अपना सिर हिलाते हुए रात की ठंडी हवा में गहरी सांस ली। कैसा मूर्खों का झुंड है, वह बुदबुदाया। बस्टीन उसकी ओर मुड़ा। मैंने रूसियों और डंडों को हमारे साथ आने के लिए तैयार कर लिया है। फ्रांसीसी झिझक रहे हैं, उनके नेता शहर से बाहर हैं। दानी मुस्कुराया। फ्रांसीसी छोटे आलू हैं, यदि वे नहीं चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हमारे पास दूसरों के साथ पर्याप्त ताकत है। हम कब चलेंगे? बस्टीन ने पूछा। अभी नहीं, दानी ने कहा। मैंने अभी भी कुछ नगर परिषद सदस्यों और पुलिस प्रमुख के साथ बैठकें की हैं। जब चीजें गर्म होंगी तो हमें उनके सहयोग की आवश्यकता होगी। लेकिन इस बीच आइए मामले को थोड़ा हिलाएं, चीजों को दिलचस्प बनाएं। अगली सुबह रुद्र एक और दिन का काम शुरू करने के लिए तैयार होकर शॉन और रीड से मिलने के लिए चला गया। वे अपना शिपमेंट लेने के लिए गोदाम की ओर गए, ठीक वैसे ही जैसे वे एक दिन पहले गए थे। आज साप्ताहिक हिसाब किताब का दिन था। सीन द्वारा दिन भर की कमाई की गणना करने के बाद रुद्र ने यह सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों की दोबारा जांच की कि सब कुछ सटीक था। पता नहीं था कि तुम नंबरों में अच्छे हो जॉन, शॉन ने आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की। रुद्र ने कंधे उचकाए। दिन में सीखना पड़ा, काम आता है। उन्होंने दिन भर की कमाई का हिसाब लगाया, लगभग $20,000, और हिसाब किताब करने के लिए मुख्य कार्यालय की ओर चल पड़े। यह रुद्र के लिए मुख्यालय में पहली बार था और वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि यह कितना वैध व्यवसाय संचालन जैसा था। दिन भर की कमाई देखने के बाद रुद्र ने अपने मुनाफे की समीक्षा की। हम आम तौर पर इसे कैसे विभाजित करते हैं? उसने पूछा। सीन ने समझाया। वीर को 40% मिलता है और बाकी मेरे और रीड के बीच बंट जाता है। रुद्र ने सिर हिलाया। क्या विचार है कि हम हिस्सेदारी के लिए वीरता में कटौती करें? उचित है ना? शॉन और रीड दोनों सहमत हुए और उन्होंने लाभ को समान रूप से विभाजित करने का निर्णय लिया। प्रत्येक को 25% हिस्सा लेना पड़ा। रुद्र अपनी टीम को खुश और प्रेरित रखने का महत्व जानता था। अब थोड़ी सी उदारता भविष्य में वफादारी और प्रयास में लाभ दे सकती है। दिन का काम खत्म करने के बाद वे अपनी दिनचर्या बनाए रखते हुए नाइट क्लब में लौट आए। कुछ दिनों बाद मेलरोज स्ट्रीट पर एक पुराने इतालवी बार टस्कनी टैवर्न में डकैती की बात तेजी से फैल गई। उस स्थान पर बहुत अधिक आघात हुआ था। 2 आदमी अंदर आए, ड्रिंक का ऑर्डर दिया और फिर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे संरक्षक छिपने के लिए भागने लगे। चोरों ने जितनी नकदी हाथ में आई लूट ली और पलक झपकते ही चंपत हो गए। मालिक दांते ने उनके सामने खड़े होने की कोशिश की और उन्हें चेतावनी दी कि वे ऑस्ट्रियाई मैदान पर हैं। परेशानी के कारण उन्हें पैर में गोली लगी। हमले की खबर से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अगले दिन मधुशाला लगभग खाली थी। हिंसा के डर से ग्राहक दूर चले गए। ऑस्ट्रियाई गिरोह की अपने क्षेत्र की रक्षा करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए फुसफुसाहट फैल गई। जैसे ही रुद्र और शॉन ने दूसरे बार में सामान पहुंचाया, मालिकों में से एक ने रुद्र को एक तरफ खींच लिया। आप ऑस्ट्रियाई लोगों के साथ हैं, ठीक है? आप लोग हमें सुरक्षित रखेंगे। रुद्र ने सिर हिलाया और उस आदमी को आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। हमने इसे नियंत्रण में कर लिया है, चिंता न करें। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि स्थिति दिन पर दिन और अधिक खतरनाक होती जा रही है। 001 अध्याय 1111 कॉन्फ्लिक्ट सतमल की शुरुआत।